आज से हजारों साल पहले जब यूनिवर्स बना तो सब क्रिएचर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें कुछ मॉर्टल्स, इमॉर्टल्स और गॉड्स थे। ये सब लोग अलग अलग डायमेंशंस में रहते हुए अपनी अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया करते हैं। जब भी कोई गॉड या इमॉर्टल अपने काम को सही तरीके से नहीं करता तो इसे सीलियांग आइलैंड भेज दिया जाता था। ये जगह डिवाइन और हेवनली रेलम्स के दरमियान में मौजूद है। कोई भी इमॉर्टल इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि इस आइसलैंड को चारों तरफ से एक शील्ड बैरियर प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई गॉड समुद्र के रास्ते से यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करे तो वो वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों की एज भी मॉर्टल्स की तरह बढ़ती जाएगी और आखिरकार एक दिन बूढ़े होकर ये लोग यहीं पर मर जाएंगे। अगर कोई इमॉर्टल या फिर गॉड इस जगह से निकलना चाहता है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, ग्रेट रिडेम्पशन, जो कि हर 500 साल के बाद होता है। इस ट्रायल को पास करने के बाद ये लोग वापस से हेवनली रेलम जा पाएंगे। कुछ इमॉर्टल्स ग्रेट रिडेम्पशन का वेट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके आते तक तो वो वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने सीलियांग आइसलैंड की प्रोटेक्टिंग सील को तोड़ते हुए हेवनली रेलम जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक स्टार फॉर्मेशन बनाई। इस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलते हुए शील्ड बैरियर से जा टकराई और वो शील्ड बैरियर वहीं से ब्रेक हो गया। और वो आदमी जिसने ये फॉर्मेशन बनाई थी उसका नाम शैंग था। शैंग की इस फॉर्मेशन की वजह से आसपास के लोग फ्रीज हो चुके थे। साथ ही साथ शील्ड के ब्रेक होने की वजह से पानी भी अपनी सतह से ऊपर आना शुरू हो गया। और जैसा कि हमें पहले से ही मालूम हो चुका, अगर कोई भी इमॉर्टल पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो वहीं जलकर राख हो जाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन शैंग इन सब बातों से अनजान उस शील्ड बैरियर को फुली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। शैंग की वाइफ यिंगमू भी पास ही खड़ी होती है। उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों की जानें चली गई। वो रोते हुए अपने मन में कह रही थी, अगर हमारी यहाँ से आजादी की कीमत ये है तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। ये सब सोचते हुए वो पहाड़ी से नीचे ही गिरने वाली थी कि शैंग की नजर उस पर पड़ गई। शैंग ये सब तो अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा था। वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो फौरन से फॉर्मेशन को बीच में ही छोड़ते हुए यिंगमू को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। शैंग अपनी वाइफ को बचाते हुए खुद भी पानी के कांटेक्ट में आ गया और देखते ही देखते ये दोनों ही एशेस में बदल गए। शैंग का बेटा जिन शुआन, जो कि हमारी सीरीज का मेन हीरो भी है, अपने पेरेंट्स के पीछे ही पहाड़ी से छलांग लगा देता है। शैंग की एक अडॉप्टेड बेटी भी है जिसका नाम तूली था। ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा कि तूली कौन है और शैंग ने इसे क्यों अडॉप्ट किया। तूली भी यहीं पर मौजूद थी। वो अपनी पूरी फैमिली को पल भर में अपनी आंखों के सामने ही खो चुकी थी और उन्हें याद करते हुए वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। स्टार फॉर्मेशन अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका और उसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही वो शील्ड बैरियर दोबारा से रिपेयर हो जाता है और सब लोग भी वापस से अनफ्रीज होकर नॉर्मल हो गए। इसके बाद हमें 10 साल आगे की स्टोरी बताई गई, जहाँ पर सीन लाइब्रेरी पवेलियन पर आ गया। इस लाइब्रेरी में लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का रिकॉर्ड रखा जाता था। यहाँ पर एक बंदा लाइब्रेरी के गार्ड्स को एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए सुलाकर रिकॉर्ड्स को पढ़ रहा था। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि जिंग शुआन है, यानी कि वो 10 साल पहले अपने पेरेंट्स के साथ नहीं मारा गया था। जिंग शुआन को यहाँ पर दी डेस्टिनेशन के नाम से एक बुक नजर आई। उसे लगता है कि शायद उसके फादर से रिलेटेड इस बुक में कुछ मिल सकता है, इसीलिए उसने उस बुक की सील को हटाते हुए उस बुक को खोल दिया। जैसे ही जिंग शुआन ने उस बुक को खोला, उसके अंदर से बहुत सारे इवल मास्क शैडोज बाहर आ गए और उन्होंने फौरन से ही जिंग शुआन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। जिंग शुआन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके अटैक्स को रोकने में जिंग शुआन को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी क्योंकि वो तादाद में बहुत ही ज्यादा थे। साथ ही साथ जिंग शुआन उन्हें जितनी बार भी मारता वो दोबारा से अपने पार्ट्स को जोड़ते हुए उठ खड़े होते। जिंग शुआन को समझ नहीं आता है कि आखिर वो इन्हें कैसे हराए। वो ये सोचते हुए अभी इनके साथ फाइट कर ही रहा था कि अचानक से उसने एक इवल शैडो के मास्क को जमीन पर मारते हुए तोड़ दिया, जिससे वो इवल मास्क शैडो भी वहीं पर खत्म हो गई। जिंग शुआन को भी अब इन्हें हराने का तरीका समझ आ चुका था, इसीलिए वो एक स्माइल के साथ अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ गया। अब सीन शिफ्ट होकर तूली पर आ जाता है, जो कि अब काफी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी। तूली एक मॉर्टल है, जिसकी वजह से वो सीलियांग आइलैंड के अंदर और बाहर आराम से जा सकती थी। उसने यहाँ पर एक बोट भी बनाई होती है, शायद वो इस जगह से निकलना चाहती थी, लेकिन इस बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद सीन जिंग शुआन पर आ गया, जो उन शैडो से फाइट करके उन्हें खत्म कर रहा था। ये देखते हुए कुछ शैडो मार्क्स वहाँ से भागकर बाहर चले गए, जिनका पीछे करते हुए जिंग शुआन भी बाहर आ गया और इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई और इन दोनों के फाइट करने की वजह से वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट हो जाता है। इस फायर ब्लास्ट की वजह से लाइब्रेरी पवेलियन का अलार्म एक्टिवेट हो गया और लाइब्रेरी पवेलियन से एक तेज रोशनी निकलते हुए आसमान की तरफ जाने लगी, जिसे आइसलैंड पर मौजूद सब लोग देख पा रहे थे। इवन की तूली भी उसे देखते हुए वापस से आइसलैंड की तरफ जाने लगी। यहाँ लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर अलार्म बजने की
की वजह से फॉर्मेशंस भी एक्टिवेट हो चुकी, जिन्होंने जिनशाओ को जकड़ लिया। जिनशाओ अभी ये सोच ही रहा था कि आखिर वो इन्फॉर्मेशन से खुद को कैसे आजाद करे। तभी वहाँ पर लाइब्रेरी पवेलियन के गार्ड्स भी आ गए, जो कि ऊपर की तरफ ही बढ़ रहे थे। उनके आने की आवाज सुनकर जिनशाओ ने फौरन से अपनी सोर्ड की मदद से खुद को इन्फॉर्मेशन से आजाद करवा लिया। इसीलिए जब वो गार्ड्स ऊपर की तरफ पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिला। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर सीलियांग आइसलैंड के मीटिंग हॉल पर आ गया। मीटिंग हॉल में एल्डर शू और चेंग के साथ साथ उनके डिसेंडेंट भी मौजूद थे। ये दोनों ही फैमिलीज आइसलैंड में काफी ज्यादा फेमस और रिस्पेक्टेड थी, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स हैं। एल्डर शू मोहाई कहती हैं कि हमारे बड़ों ने रूल्स को तोड़ा, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया ताकि वो अपनी गलतियों से सीखें और अच्छे कर्म करें। अब ये जो कुछ भी लाइब्रेरी पवेलियन में हुआ, किसी ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसके बाद हमें माफी कैसे मिलेगी। एल्डर शू मोहाई की ये सारी बातें तूली बाहर चुपके से सुन रही थी। तभी वो आगे बढ़ते हुए एक छोटे से बच्चे से टकरा गई। तूली कुछ भी कह पाती इससे पहले वो बच्चा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं लिंगलोंग। लिंगलोंग असल में एल्डर शू मोहाई का पोता है। तूली उससे सवाल करते हुए कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिंगलोंग उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल करते हुए कहता है कि मेरी छोड़े, आप मुझे बताएं आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। जिससे इन दोनों को ही समझ आ गया कि ये दोनों ही लाइब्रेरी पवेलियन के बारे में जानने के लिए आए थे। वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। तूली लिंगलोंग से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि लाइब्रेरी पवेलियन में क्या हुआ था। जिसके जवाब में लिंगलोंग कहता है कि मैंने अपनी मामा को बात करते हुए सुना था कि किसी ने लाइब्रेरी पवेलियन में ब्लास्ट करके वहाँ के रिकॉर्ड्स को जला दिया। तूली हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। ये दोनों यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम अंदर की तरफ देखते हैं। एल्डर चेंग की बेटी शेंग वई आगे की तरफ बढ़ते हुए शू फैमिली से कहती है, लाइब्रेरी पवेलियन को तो कोई भी एल्डर की सील के बगैर एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो अब बहाने बनाना बंद कर दो और जल्दी से इस बात को कन्फेस कर लो। चेंग वई की ये सारी बातें सुनकर शू यान को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का, और वैसे भी लाइब्रेरी पवेलियन को कई सालों से हमारी फैमिली ही गार्ड करती है, सो तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। लेकिन चैंग वई तो उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उससे कहती है कि क्या ये सब ग्रेट रिडेम्पशन से पहले ही होना था। तुम लोग जरूर रिकॉर्ड्स को स्टडी करके उसे मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे होगे ताकि रिकॉर्ड्स में सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही रहे, लेकिन आज तुम पकड़ी जा चुकी हो। शू यान भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो उससे कहती है कि क्या मैं रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन एल्डर की सील तो तुम्हारे पास भी है, सो इस लिहाज से तो तुम भी एक सस्पेक्ट हो। जिस पर चैंग वई उसे जवाब देते हुए कहती है कि हमारी फैमिली ने हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ दिया है, तो हम इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकते। शू यान उसकी ये बात सुनते हुए कहती है कि चैंग वई तुम तो इंसाफ की बातें बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि तुम तो हमेशा से हर किसी को बुली करती हुई आई हो। इन दोनों फैमिलीज के दरमियान अभी इसी तरह की बहस चल ही रही थी। तभी वहाँ पर सीलियांग आइसलैंड की एक और एल्डर फेंग मियान पहुँच गयी। तूली और लिंगलोंग दोनों ही एल्डर फेंग को बाहर खड़े हुए देख रहे थे। तूली लिंगलोंग की ब्यूटी देखते हुए कहती है कि मैं बचपन से इन्हें ऐसा ही देख रही हूँ और ये अभी तक ऐसी ही हैं। पता नहीं ये इतनी यंग कैसे हैं। अंदर की तरफ एल्डर चेंग एल्डर फेंग को देखते हुए कहता है कि क्या बात है, तुम इतनी लेट आ रही हो जबकि एक्सप्लोजन को हुए काफी देर गुजर चुकी। जिस पर एल्डर फेंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि मिस्टर चेंग आप मुझे माफ कर दें, मैं जरा अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आने के लिए लेट हो गई, लेकिन अब मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। एल्डर चेंग उसे बताता है कि जब से लाइब्रेरी पवेलियन में एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद से हम आइसलैंड को सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। लगता है किसी ने बहुत ही चालाकी के साथ सारे के सारे सबूतों को मिटा दिया। मिस फेंग एल्डर चेंग की बात सुनते हुए उन्हें कहती है, जबकि आप इस बारे में पूरे तरीके से श्योर हो, मेरे ख्याल में तो अब हमें सच जानने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो अपना फैसला पहले ही कर चुके। एल्डर चेंग आप एक काम क्यों नहीं करते, मुझे समुद्र में फेंकवा कर आप एक और न्यू एल्डर बना ले, क्योंकि सब फैसले तो आपने अपनी मर्जी के करने होते हैं, तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम। मिस फेंग की ये सारी बातें सुनकर एल्डर चेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश कर लेता है, जो देखते साथ ही मिस फेंग ने भी अपनी पावर्स को अनलिश कर लिया। लगता था जैसे कि इनके दरमियान जल्दी फाइट हो जाएगी। सिचुएशन को यूँ खराब होता देख एल्डर चेंग का सन इन लॉ चेंग रन बीच में आ गया। वो मिस फेंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मिस फेंग आप हमें प्लीज माफ कर दें, फादर का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो आपको ऑफेंड करें, आप यहाँ पर गलती से आ गई थी, इसीलिए आपको यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता। लाइब्रेरी पवेलियन को गॉड्स ने बनाया था ताकि वो हमारे अच्छे और
बुरे कर्मों का हिसाब वहाँ पर रख सके। आने वाली ग्रेट रिडेम्पशन में इसकी वजह से काफी मुश्किलात आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये एक संगीन मसला है। ये हमारा यहाँ से निकलने का आखिरी चांस होगा, प्लीज आप गुस्सा ना करें। ये सब सुनते साथ ही मिस फेंग ने भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट कर लिया। बाहर की तरफ बैठे तूली और लिंग लोंग को ये लग रहा था कि अब ये दोनों एल्डर्स आपस में फाइट करेंगे और ये दोनों ही बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चैंग रैन ने तो बीच में आते हुए इन दोनों को ही शांत कर दिया। तूली चैंग रैन की तारीफ करते हुए कहती है कि अंकल चैंग कितने ज्यादा सेंसिबल और हैंडसम है, काश मेरा हस्बैंड भी इनकी तरह ही हो। लेकिन लिंग लोंग को तो ये सब सुनकर जेलसी होने लगी। वो तूली से कहता है कि तुम देखना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अंकल रैंक से भी ज्यादा खूबसूरत बनूंगा। तूली उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अंदर की तरफ मौजूद मिस फेंग कहती है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से ओपन करना चाहूंगी। मुझे बताएं कि पवेलियन के प्लास के वक्त आप सब कहाँ थे। चैंग रैन मिस फेंग की बात का जवाब देते हुए कहता है कि हम सब घर पर ही थे और हम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। शू फैमिली से मिस शू यन कहती है कि हम सब भी घर पर ही थे और साथ ही साथ सील भी घर पर ही रखी हुई है। चैंग वाई को तो लोगों से लड़ने का मौका चाहिए होता है। मिस शू की ये बात सुनकर वो उससे कहती है कि यहाँ पर तो कोई बात भी, चैंग वाई को तो लोगों से लड़ने का मौका ही चाहिए होता है। वो मिस शू यन की बात सुनते हुए कहती है यहाँ पर तो कोई किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, यहाँ मौजूद सब लोगों के अलावा तो कोई पवेलियन में जा ही नहीं सकता। तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे अगर हम में से वहाँ कोई नहीं गया। चैंग वाई की ये बात सुनकर शू मोहाई को भी कुछ याद आ गया और वो बताने लग गई। आज से 10 साल पहले पवेलियन के अंदर एंटर होने के लिए शैंग को भी किसी सेल की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिस पर एल्डर चैंग एल्डर यूमोहाई से कहता है कि आप इस बारे में ज्यादा ही सोच रही हैं। उस इंसिडेंट्स को काफी अरसा गुजर चुका, उस मामले का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मिस यूयन भी एल्डर चैंग की बात से एग्री थी, इसलिए वो यूमोहाई से कहती है शैंग फैमिली तो 10 साल पहले ही मारी जा चुकी और जैसा कि आपको मालूम है कि तुली एक इमॉर्टल है, इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तुली भी बाहर से एल्डर्स की सारी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। तभी कोई शख्स आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुली को लगा कि जैसे ये लिंग लोंग है, इसीलिए वो कहती है लिंग लोंग बाद में आना, अभी मैं बहुत जरूरी बात सुन रही हूँ। ये कहते साथ ही जैसे ही तुली पीछे की तरफ पलटी तो वहाँ पर लिंगशी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर तुली तो हैरान ही हो गई। अब लिंगशी इन दोनों से सवाल करते हुए कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर लिंग लोंग जवाब देते हुए कहता है कि सिस्टर हम तो सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आखिर पवेलियन में क्या हुआ, क्या आप क्यूरियस नहीं है ये जानने के लिए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिस पर लिंगशी उसे समझाते हुए कहती है कि देखो ब्रदर, एल्डर्स नहीं चाहते कि हम ये बातें सुने, इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। अगर इस बारे में मॉम को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई लगा देंगी। इसके बाद वो तुली से कहती है कि मिस तुली आपके लिए बहुत लेट हो गया, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि आइसलैंड के सीक्रेट्स को जान सको। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर गार्ड्स आ गए जो इन्हें पकड़ते हुए मीटिंग हॉल में ले गए। लिंगशी और लिंगलोंग दोनों ही एल्डर फैमिली से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए उनका फादर बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्हें वहाँ से ले गया। लिंगलोंग को तो तुली के लिए काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तुली उसे हौसला देते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लिंगलोंग को अब ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। एल्डर चैंग तुली के मॉर्टल होने की वजह से उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उसकी आज की हरकत की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके, इसीलिए वो तुली को एक रोप की मदद से जकड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मीटिंग हॉल के आसपास भटकने की। जिस पर तुली उन्हें डरते डरते जवाब देते हुए कहती है कि पवेलियन में एक्सप्लोजन की वजह से डियानप्रा डिस्टर्ब हो गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाकर देख के आओ कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। मैं बस वही देखने के लिए आई थी, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। तुली की ये बात सुनकर चैंग वाई कहती है कि क्या तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, जो कुछ भी तुम बकवास करोगी हम उसे सच मान लेंगे। वैसे भी एल्डर हैंग इतने फारिग नहीं है कि वो छोटी छोटी चीजों पर नजर रखें। तुम तो एक मॉडल होने की वजह से फ्रीली बाउंड्री के अंदर और बाहर आ जा सकती हो, तुम्हारे पर तो किसी चीज की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि वो पवेलियन में जाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि तुली ही थी। एल्डर चैंग वाई की सारी बातें सुनकर तुली पर शक करने लग गए थे, इसीलिए वो तुली से सवाल करते हुए कहते हैं कि मुझे साफ साफ बताओ कि क्या तुम्हारा पवेलियन के ब्रेक इन के अंदर कोई ताल्लुक था या फिर नहीं। जिस पर तुली उन्हें दोबारा से मना करते हुए कहती है कि मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मेरा उस ब्रेक इन से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने तो आज तक लाइब्रेरी पवेलियन को कभी देखा भी नहीं है, फिर मैं उसके अंदर कैसे जा सकती हूँ। एल्डर चैंग को तो तुली की बातों पर 1% भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे तुली को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। चैंग रैन भी पास ही खड़ा ये सब देख रहा था और उसे ये सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो एल्डर चैंग से कहता है फादर देखे, मॉर्टल बाउंड्री के अंदर और बाहर तो आ जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं कि वो पवेलियन के अंदर जा सके। मुझे नहीं लगता कि तुली ने ये सब किया होगा, तो प्लीज आप उसे माफ कर दें। एल्डर चैंग उसकी सारी बातें सुनते साथ ही कहता है मुझे भी नहीं लगता
है कि इसने ये सब अकेले किया होगा, इसका यहाँ पर जरूर कोई हेल्पर है। असल में यहाँ पर एल्डर चैंग का इशारा एल्डर फेंग की तरफ था। एल्डर फेंग को एल्डर चैंग ज्यादा पसंद नहीं करता, इसीलिए वो ऐसा सब बोल रहा था। एल्डर चैंग की बेटी चैंग वही भी अपने हस्बैंड को डांटते हुए कहती है कि तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे, क्या तुम्हें वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। चैंग रैंग उसे डरते डरते जवाब देते हुए कहता है कि मेरी जान, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो यहाँ पर कोई नहीं है, तुम इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकती हो। मैं तो तुली को सिर्फ इसलिए बचा रहा था ताकि एल्डर हैंग के गुस्से का सामना हम सबको ना करना पड़े। लेकिन एल्डर चैंग तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए तुली को टीज करता है। तुली भी दर्द से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मुझ पर यकीन कर लें। एल्डर फेंग भी तुली को देखते हुए कहती है, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसे एल्डर हैंग ने अडॉप्ट किया था। वाकई काफी साल गुजर गए, ये तो अब काफी बड़ी हो गई है। एल्डर चैंग तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार अपनी पावर्स को बढ़ाते जा रहा, जिसे देखते हुए चैंग रैंग उनके पास आकर उनसे कहता है, हमारे पास तुली के खिलाफ कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम तुली को कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर हमने ऐसा किया और एल्डर हैंग को पता लग गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एल्डर यूमोहाई चैंग रैंग की बात से एग्री थी, इसीलिए वो एल्डर चैंग से कहती है कि तुम इसे अब जाने दो। इसीलिए एल्डर चैंग को ना चाहते हुए भी तुली को छोड़ना पड़ा। चैंग वही तो ज्यादा कुछ खुश नहीं थी, इसीलिए वो कहती है कि इस स्टूपिड इंसान की वजह से आज ये फिर बच गई, लेकिन फ्यूचर में मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिनशुआन पर आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में था। उसकी ऐसी कंडीशन उन इवल मास्क शेडो से लड़ने की वजह से हो चुकी। अभी वो पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा था कि उसने किसी के आने की आहट सुन ली, और वो और कोई नहीं बल्कि तुली ही थी। वो तुली के सामने नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो तेजी से मूव करता हुआ वहाँ से चला गया। तुली भी यहाँ पर अपने घर पहुँच चुकी थी और वो बड़े आराम आराम से कदम रखती है ताकि एल्डर हैंग उसकी आवाज से जाग न जाए, क्योंकि एल्डर हैंग ने उसे घर देर से आने से मना किया था। इसीलिए वो बड़ी ही खामोशी के साथ अपने रूम में चली गई। यहाँ अंदर की तरफ एल्डर हैंग के रूम में कई जगह ब्लड लगा हुआ था, जिससे हमें मालूम हो गया कि जिंगशुआन अंदर ही है। अब एल्डर हैंग और जिंगशुआन का आपस में क्या ताल्लुक था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तुली 10 साल पहले हुए इंसिडेंट को याद कर रही थी कि कैसे उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसकी आंखों के सामने ही जलकर राख हो गई थी। वो ये सब याद करते हुए कहती है कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था। तभी उसे चैंग रैंग की कल रात कही हुई बात याद आ गई, जिसमें वो तुली को बता रहे थे कि शायद चैंग फैमिली से कोई जिंदा बच गया। मेरे ख्याल से शेंग जैन उस दिन नहीं मरा था। जिस पर तुली ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुली अभी ये सब याद कर ही रही थी कि तभी उसे एल्डर हैंग के खांसने की आवाज आ गई, जिसे सुनते साथ ही वो कहती है कि ग्रैंडपा आप जाग गए। ये कहते साथ ही वो फौरन से एल्डर हैंग के कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि एल्डर हैंग ने भी इसे सेंस कर लिया। इसीलिए वो तुली को रोकते हुए कहते हैं कि अंदर मत आना, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनते साथ ही तुली एल्डर हैंग के लिए खाना लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद ही तुली एल्डर हैंग के लिए खाना तैयार करके ले आई। साथ ही साथ वो एल्डर हैंग से सवाल करते हुए कहती है कि आज मैं मार्केट जाऊंगी कुकिंग मटेरियल लेने के लिए, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिस पर एल्डर हैंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम जो भी बनाती हो वो टेस्टी होता है, इसीलिए तुम्हारा जो भी मन हो ले आना। तुली सारा खाना लगाने के बाद एल्डर हैंग का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी एल्डर हैंग अपने रूम से बाहर ही नहीं आए, इसीलिए वो एल्डर हैंग से सवाल करते हुए कहती है कि ग्रैंडपा और कितनी देर लगेगी। तुली को यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी और वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो फौरन से खड़े होते हुए ग्रैंडपा के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई। उसे सुनने पर तुली को वहाँ पर ग्रैंडपा के अलावा किसी और शख्स की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि तुली और कुछ सुन पाती, वहाँ पर एल्डर हैंग आ गए, जिन्हें देखते साथ ही तुली फौरन से पीछे की तरफ हट गई। एल्डर हैंग अब उससे कहते हैं कि मुझे अभी भूख नहीं है, इसीलिए तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। तुली उनसे कहती है कि मेरे ख्याल से ग्रैंडपा आपके रूम में कोई है, मैंने अभी किसी की आवाज सुनी थी। जिस पर एल्डर हैंग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे रूम में कोई भी नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहते साथ ही एल्डर हैंग दरवाजा बंद करते हुए अंदर की तरफ जाने ही लगा था कि तुली ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को पकड़ लिया। अब वो एल्डर हैंग से कहती है कि ग्रैंडपा वो देखिए आपके पीछे कौन है। तुली की ये बात सुनकर एल्डर हैंग भी हैरान हो गए कि आखिर उनके कमरे में चोरी छुपे कौन आ सकता है। इसीलिए वो पीछे की तरफ मुड़कर देखने लग गए और ये तुली के पास एक अच्छा मौका था अंदर जाने का, इसलिए वो फौरन से अंदर की तरफ आ गई और हर चीज को गौर से देखने लग गई, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं नजर आया। इसीलिए वो अपने मन में कह रही थी कि क्या वो सिर्फ मेरा वहम था। तुली को तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला, लेकिन एल्डर हैंग को उसकी हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, इसीलिए वो फौरन से तुली को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तुली के पास भी अब यहाँ से जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो यहाँ से सीधा मार्केट की तरफ चली गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शूमोहाई पर आ गया, जो कि अपने मेंशन में खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी उसकी बेटी शू यैन भी वहाँ पर आ गई, जो अपनी मदर को ग्रीट करते हुए कहती है, मदर आप इस बारे में ज्यादा परेशान ना हो, उस ब्रेक इन का ज्यादा
नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। जिस पर एल्डर शूमाहाई उससे कहती है कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि इस साल हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। जिस पर शुयन उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मदर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी के लिए हमें मालूम ही नहीं कि असल कल्प्रिट कौन था। उसकी ये बात सुनकर यूमाहाई गुस्से से कहती है चैंग फैमिली के अलावा और ये कौन ही कर सकता है, यहाँ पर तो चोर भी खुद ही जज बने हुए हैं। वो ये सब करने के बाद ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। जिस पर एल्डर यूमाहाई उसे जवाब देते हुए कहती है कि एल्डर चैंग ने इस साल बहुत ही बुरे काम किए थे, इसीलिए उसे डर लग रहा था कि शायद उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ग्रेट रिडेम्पशन अब नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने लाइब्रेरी पवेलियन में ब्रेक इन करते हुए रिकॉर्ड्स को चेंज करने की कोशिश की। शुयन भी अब यूमाहाई की बात समझ चुकी थी, इसीलिए वो कहती है कि जब से शैंग मरा तब से ही चैंग फैमिली बहुत ही अजीब हो गई। 10 साल पहले जो मोटल्स की वजह से डिसास्टर आया था, जिसमें लिंगशी तो खुशकिस्मती की वजह से बच गई, लेकिन चैंग शुआन तो ऑलमोस्ट मर ही चुका था। इसी वजह से तो एल्डर चैंग तुली को मारना चाहता है। जिस पर एल्डर यूमाहाई कहते हैं कि हाँ, इसीलिए तो उसने सारा का सारा इल्जाम भी तुली पर डाल दिया। वो समझता है कि हम सब बेवकूफ हैं और हमें ये सब समझ नहीं आएगा। शुयन कहती है कि चैंग फैमिली ने ये सब अच्छा नहीं किया और वो भी ग्रेट रिडेम्पशन से पहले उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। एल्डर यूमाहाई कहती है कि इस सब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए हमें इसकी सजा नहीं मिलेगी। बाकी सब चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मार्केट में आ गया, जहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कल रात फायरवर्क्स को टेस्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन एल्डर फैमिली को तो लगता है कि जैसे आम लोगों के पास दिमाग ही नहीं और वो जो कुछ भी बोलेंगे वो आंख बंद करके उन पे यकीन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे ये तुमने देखा ना, वो पवेलियन में ही कुछ हुआ था, ये तो सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। तभी वहाँ पर तुली भी पहुँच गई, जो इस नोटिस को पढ़ते साथ ही कहती है कि कितने नॉनसेंस हैं ये लोग। चैंग फैमिली से भेजा हुआ एक बंदा अनाउंसमेंट करके सब लोगों को बताता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ग्रेट रिडेम्पशन अगले साल होगा, इसीलिए ये सब पर लाजिम है कि वो इस साल देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा करें और जो कोई भी ऐसा करेगा उसे एल्डर्स की तरफ से रिवार्ड्स दिए जाएंगे। रिवार्ड्स का नाम सुनकर तो सब लोग ही खुश हो गए। अब उस बंदे ने बारी बारी करके हर ट्रेजर के बारे में बताना शुरू कर दिया। ये सब बताने के बाद वो बंदा कहता है कि आप में से कोई भी शख्स किसी भी ट्रेजर को हासिल कर सकता है, इसमें कोई भी ब्रांचेस डिफेंस नहीं रखा गया और ये सारे के सारे ट्रेजर्स 1 साल तक वैलिड रहेंगे, इसीलिए आप सब अपना बेस्ट देना। ये कहते साथ ही वो बंदा यहाँ से चला गया। तभी इन सब लोगों में से एक शख्स की नजर दीवार पर लगे टाइनी क्यूब की पिक्चर पर पड़ गई। आखिर ये क्या चीज है, इसे पहले तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन तुली तो उस क्यूब को अच्छे से जानती थी। उस क्यूब को देखते साथ ही उसे अपनी पास की मेमोरीज याद आ गई। ये वही क्यूब है जिसे उसने शैंग फैमिली के घर के अंदर देखा था। अब वो घर आने के बाद उसी टाइनी क्यूब की पिक्चर ड्रॉ करते हुए कहती है कि जिंग शुआन, ये तुम्हें डैड ने दिया था और ये हेयर क्लिप मुझे, मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर हासिल करके रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक फॉरेस्ट में आ गया, जहाँ पर जिंग शुआन घूम रहा था कि अचानक से उस पर कोई स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से अटैक कर देता है, जिसे जिंग शुआन ने बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर लिया। वो शख्स जिसने जिंग शुआन पर अटैक किया था और कोई नहीं बल्कि एल्डर फैंग थी। जिंग शुआन एल्डर फैंग को देखते हुए कहता है कि बहुत अरसा हो गया हम दोनों को मिले हुए। एल्डर फैंग उसकी ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं बहुत ही मुश्किल के साथ डीप स्लीप में गई ही थी कि तुमने मुझे ऐसा सरप्राइज दे दिया। ये कहते साथ ही एल्डर फैंग ने दोबारा से जिंग शुआन पर अटैक कर दिया। जिंग शुआन तो एल्डर फैंग के अटैक्स को डॉज किया जा रहा था, जो देखते हुए एल्डर फैंग उससे कहती है तुमने अभी तक एक्सक्लूसिव विंग को मास्टर क्यों नहीं किया, तुम इतने अरसे से क्या कर रहे थे। जिंग शुआन उसकी इस बात का कोई जवाब ना देते हुए उससे कहता है कि मैंने लाइब्रेरी पवेलियन में डिपार्चर रिकॉर्ड को देखा। एल्डर फैंग उसकी ये बात सुनते साथ ही कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि उन रिकॉर्ड्स का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जिस पर जिंग शुआन हैरान होते हुए कहता है कि मतलब आपने वो सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही देखे हुए हैं, फिर तो आपको भी पता होगा कि आज तक सिंगल सोल भी सीलियांग आइसलैंड को छोड़कर नहीं गई ग्रेट रिडेम्पशन के जरिए से। क्या आपको लगता है कि हम जो इतने सालों से प्लानिंग कर रहे हैं वो काम करेगी। जिस पर एल्डर फैंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम अंदाजे लगाना बंद कर दो और जो हमने प्लान किया है सिर्फ उसे ही फॉलो करो। जिंग शुआन एल्डर फैंग से कहता है कि मैं आखिर तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लूं, जबकि तुमने मुझसे इतनी ज्यादा चीजें छुपाई। जो भी तुमने मुझे बताया वो सिर्फ एक झूठ के अलावा कुछ नहीं था। जिंग शुआन की ये सारी बातें सुनकर एल्डर फैंग को गुस्सा आ गया और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जिंग शुआन को जकड़ लेती है। मुझे बताओ कि कल रात क्या हुआ था और आखिर तुम्हारी उस पवेलियन में एक्सप्लोजन करने की वजह क्या थी। जिस पर जिंग शुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ कल्टीवेशन की बुक्स को रेड कर रहा था, वो एक्सप्लोजन तो एक्सीडेंटली हो गया। एल्डर फैंग भी अब कहाँ बेवकूफ थी। वो जिंग शुआन से सवाल करते हुए कहती है अच्छा तो क्या तुमने अपने पेरेंट्स की डेथ के मुतालिक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मैं आखिर ये बात तुम्हें कितनी बार बताऊं कि शैंग फैमिली के बारे में बात करना भी यहाँ पर मना है। मैंने
हमने तुम्हें उस दिन बचाया और इतनी मुश्किलात के साथ तुम्हें अभी तक छुपाए रखा। यहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल कल्टिवेटर्स मौजूद हैं जिसमें से कोई भी तुम्हें आसानी के साथ हरा सकता है, और अगर तुमने मुझे धोखा देते हुए मेरे अगले साल यहाँ से निकलने के प्लान को बर्बाद किया तो यकीन मानो मैं तुम्हें बगैर किसी रहम के मार डालूंगी। जिंगशुआन उसकी ये सारी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या आप यहाँ से निकल सकेंगी, जिससे तो एल्डर फेंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से जिंगशुआन को दूर पटक देती है, जिसकी वजह से जिंगशुआन के मुंह से भी ब्लड आने लग गया। और वो जिंगशुआन से कहती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मरे थे। लेकिन जिंगशुआन तो कहाँ उसकी सुनने वाला था, वो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। एल्डर फेंग उसे कहती है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, अगर तुमने ऐसी ही हरकतें करना जारी रखा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते साथ ही एल्डर फेंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ थोड़ी दूर आने के बाद एल्डर फेंग को जिंगशुआन के लिए बुरा लग रहा था। वो अपने मन में कह रही थी कि जिंगशुआन तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम आराम से मेरी बात क्यों नहीं मान लेते, वरना मुझे तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना पड़ता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तूली पर आ गया, जो कि उस टाइनी क्यूब को हासिल करने की प्लानिंग कर रही थी। वो उस टाइनी क्यूब की पिक्चर को देखते हुए कहती है कि तुम मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगी। इसके बाद वो अपने फिशिंग रोड और बकेट को लेते हुए यहाँ से बाहर की तरफ चली गई। हमें चैंग मेंशन का दिखाया गया, जहाँ पर पूरी की पूरी चैंग फैमिली मौजूद थी। चैंग भाई अपने फादर के फैसले पर ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि फादर आपने ये क्या किया, आपने शू फैमिली को ऐसे कैसे जाने दिया, हालांकि ये सारी की सारी गलती तो उनकी थी, उल्टा आप उन लोगों के साथ मिलकर लोगों को ट्रेजर का लालच देकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। चैंग भाई का साथ देते हुए उसका बेटा कहता है कि ग्रैंडपा ये हमारे पास एक अच्छा मौका था शू फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का। इन दोनों की बातें सुनकर एल्डर चैंग को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर लो, तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं, तो फिर तुम लोग इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। इसके बाद वो चैंग रैन को इशारा करते हुए कहता है कि इन दोनों कमकलों को तुम ही समझाओ, जिस पर चैंग रैन ने भी खड़े होकर बताना शुरू कर दिया कि लाइब्रेरी पवेलियन में जो भी डिस्ट्रक्शन हुई उसकी वजह आग थी, और जैसा कि आप सबको तो मालूम ही है कि हमारी स्पेशलिटी तो है ही फायर, और अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते तो हम शू फैमिली से ज्यादा सस्पिशियस लगते और सारा का सारा शक हम लोगों पर आ जाता। शू फैमिली ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे हमारा ही फायदा हुआ। इन सब चीजों के अलावा ग्रेट रिडेम्पशन इस साल की बजाय अगले साल हो रहा है, जिसकी वजह से अब न्यू एल्डर के इलेक्शन होंगे। शू फैमिली के अलावा और भी बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज इसमें हिस्सा लेंगी, और अभी के लिए हम किसी को मौका नहीं दे सकते खुद पे कीचड़ उछालने का, इसीलिए एल्डर चैंग को ये सब मजबूरी में करना पड़ा। जो सुनकर एल्डर चैंग कहते हैं कि तुम्हें क्या अब समझ आ गया, तुम हमेशा से ही मेरे लिए सिर्फ मुश्किलात ही खड़ी करती आई हो। चैंग रैन अब एल्डर चैंग की तारीफ करते हुए कहता है कि एल्डर आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं तो बहुत मुश्किल के साथ आपके प्लान को समझ पाया। चैंग भाई तो अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती कराने के बाद भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो चिल्लाते हुए कहती है अगर ये सब शू फैमिली ने नहीं किया तो फिर किसने किया, मुझे लगता है कि ये सब फिर एल्डर फेंग ने किया होगा। फिर एल्डर चैंग कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी के लिए हम उसके साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। एल्डर चैंग एक ऐसी इमॉर्टल है जो कि यहाँ पर गलती से आ गई थी, वो एक आउटसाइडर है और उसका सीलियांग आइसलैंड से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए हम उसे अगली बार एल्डर के तौर पर इलेक्ट ही नहीं करेंगे ताकि हम उससे अपना बदला आराम से ले सके। जो सुनकर चैंग भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वो खुश होते हुए कहती है कि फादर मैं आपका इसमें पूरा साथ दूंगी, क्योंकि उससे तो लोगों को तंग करने में बहुत मजा आता है। एल्डर चैंग यहाँ पर अपने मन में सोच रहे थे अगर लाइब्रेरी पवेलियन में जाने वाली मिस फेंग और ना ही शू फैमिली थी तो फिर आखिर उसके अंदर कौन दाखिल हुआ और बगैर कोई निशान छोड़े वापस बाहर भी आ गया। इसीलिए वो चैंग रैन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अलर्ट रहो और हर चीज पर नजर रखो, जिस पर चैंग रैन भी एग्री हो गया। इसके बाद एल्डर चैंग कहते हैं कि वक्त आ चुका सीलियांग आइसलैंड के रूल्स को बदलने का। अब इस बात से उसके क्या मकसद था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मार्केट में आ गया, जहाँ कुछ जेट पैनल्स की बोली लग रही थी। अलग अलग फैमिली से आए हुए लोगों ने कीमती चीजें देकर उनमें से कुछ जेट पैनल्स को हासिल कर लिया था। अब सिर्फ एक ही जेट पैनल बाकी बच चुका, जिसे चैंग फैमिली का छोटा बेटा फायर गेनोडर्मा की मदद से ट्रेड करते हुए हासिल करना चाहता था, लेकिन तूली ऐसा होने नहीं देती। वो एंड वक्त पर आते हुए कहती है कि मैं उस जेट पेंडेंट के बदले इन 3 फिशेस को देना चाहूंगी। जो सुनकर तो वहाँ मौजूद सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो चुकी है जो इतनी कीमती ट्रेजर के लिए सिर्फ ये 3 ऑर्डिनरी सी फिशेस दे रही है। चैंग रैन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, इसीलिए तो उसकी हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो तूली का मजाक उड़ाते हुए कहता है
इसमें इसकी कोई गलती नहीं, शायद इसने जिंदगी में पहली बार फायर गनोडर्मा को देखा है, इसीलिए तो इस बेवकूफ लड़की को पता ही नहीं कि आखिर ये क्या चीज है। इससे पहले कि तुली उसकी बात का कुछ जवाब दे पाती ही लिंगलोंग उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो हर साल यही ट्रेजर को लेकर आ जाते हो, अब तो देवता भी थक गए होंगे इसे देख देख के। जो सुनकर चैंग रैंग को तो बहुत गुस्सा आ गया, वो उसे मारना तो चाहता था लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। अब तुली उस अटेंडेंट से कहती है कि प्लीज आप इंडियन फिशेस को एक्सेप्ट कर लें क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। लिंगलोंग अब दोबारा से चैंग रैंग को चढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई और है जो कि फिशेस को पकड़ कर ला सके। चैंग रैंग को अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो तुली को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि कई साल पहले तुम्हारी वजह से यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों की जानें चली गई। अगर तुम यहाँ पर ना होती तो शैंग फैमिली ऐसा बिल्कुल ना करती। जो सुनकर तुली को गुस्सा आ गया और वो उसे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बहस चल ही रही थी कि चैंग रैंग अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि जाकर जेट पैनल को ले आओ, इससे पहले कि वो जेट पैनल को ले पाता। तुली ने अपने ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया। अब वो उसे कहती है कि स्केल ने मेरी फिश को चूज किया है, इसीलिए जेट पैनल तो मैं ही लेकर जाऊंगी। अब वो इंटेंडेंट इन दोनों की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए तुली के पास आकर उससे कहता है, ये फिशेस जेट पैनल को हासिल करने के लिए काफी ऑर्डिनरी है, इसके लिए तुम्हें एक खास तरह की फिश को लाना होगा जो कि 7 मीटर लंबी और एक टाइगर की तरह मजबूत हो। ये गोड्स के लिए एक परफेक्ट आर्मर मटेरियल होगा, इसीलिए अगर तुम इस पर एग्री हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर ये जेट पैनल चैंग फैमिली को दे दिया जाएगा। जो सुनकर चैंग रैंग कहता है कि जो मर्जी कर लो, वैसे भी ये जेट पैनल तो हमारा ही होगा। लिंगलोंग उस अटेंडेंट की सारी बातें सुनते साथ ही कहता है कि वो फिश है या फिर कोई मॉन्स्टर, आखिर तुली उसको पकड़कर किस तरह से लाएगी, तुम लोग तो सीधा सीधा उसको मारने की साजिश कर रहे हो। असल में लिंगलोंग तुली के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुका, इसीलिए वो नहीं चाहता कि तुली उस फिश को पकड़ने के लिए खुद की जान को खतरे में डाले, लेकिन तुली को तो किसी भी हाल में वो जेट पैनल चाहिए, इसीलिए वो इसके लिए भी एग्री हो जाती है। अब तुली अपनी बोट को लेते हुए उस फिश को पकड़ने के लिए समुद्र में पहुंच चुकी थी। फिश वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो तुली को भी खींचते हुए समुद्र के अंदर ले गई, जहाँ पर तुली ने काफी मुश्किलात का सामना करते हुए आखिरकार उस फिश को मार ही दिया। यहाँ समुद्र के अंदर तुली को एक बोट नजर आई, जिसे देखने पर उसे याद आ गया कि ये तो उसके फादर की ही थी। इसके बाद तुली के हमें एक बचपन का फ्लैशबैक दिखाया गया, जिससे हमें पता चलता है कि तुली का फादर एक पायरेट था। तुली अभी ये सब सोच रही थी कि अचानक से उसकी नजर एक ब्रेसलेट पर पड़ गई जो कि समुद्र में तैर रहा था। जैसे ही तुली ने उस ब्रेसलेट को टच किया, उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती हुई चारों तरफ फैल गई। थोड़ी ही दूर तुली को एक चुपता हुआ शख्स नजर आया, जिसे देखकर तो वो हैरान हो गई, जिसे सहारा देते हुए वो पानी की सतह पर ले आई। बाहर आने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक जहाज भी खड़ा था। तुली तो सरप्राइज ही रह गई कि आखिर इतना बड़ा जहाज यहाँ पर कैसे आया। अभी वो ये सब सोच रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर एल्डर चैंग और अंकल रोंग पर आ गया। एल्डर चैंग कहता है कि अब वो लड़की उस जेट पैनल के पीछे भी पड़ गई, जिस पर अंकल रोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, चैंग रोंग आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, वो जरूर जेट पैनल को लेकर आएगा। एल्डर चैंग कहता है कि मैं इस बात को लेकर जरा भी परेशान नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं उस लड़की को देखता हूँ तो मुझे उलझन होती है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती आखिर एल्डर हैंक को उसमें नजर क्या आता है और उन्होंने उसे अपने घर पे क्यों रख लिया। जिस पर अंकल रैन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद एल्डर हैंक को उस पर तरस आ गया हो, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। वैसे भी ग्रैंडपा तुली एक मॉर्टल है, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। जिस पर एल्डर चैंग गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम मॉर्टल्स को कम मत समझो, स्पेशली उस लड़की को। क्या तुम्हें याद नहीं कि 10 साल पहले भी हमें मॉर्टल्स की वजह से इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो। तुम बस उस पर नजर रखो क्योंकि वो लड़की एक ट्रबल से कम नहीं है। एल्डर चैंग को ये गुस्से में देखते हुए अंकल रैन को तो ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंग शुआन पर आ गया, जो कि तुली के कमरे में आते हुए उसकी चीजों को चेक कर रहा था। पास ही में पड़ी एक बुक को उठाते हुए वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें उसने कुछ टाइम स्पेस ट्रांसफर अरेज बनाई हुई थी। ये सेम वही अरेज थी जो कि उसके फादर ने बनाई थी, जिसे देखते साथ ही जिंग शुआन अपनी पास की मेमोरीज को याद करने लग गया, जहाँ पर उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब थी, इसीलिए उसके डैड चाहते थे कि वो वापस से डिवाइन रेलम चली जाएं। अब वो वापस से प्रेजेंट में आते हुए लिटिल जिंग शुआन को अज्यूम करके उससे बातें करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा था कि यानी उन अफवाहों में से ये बात तो सच थी कि डैड ने वो सारी अरेज बनाई, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि उस इंसिडेंट में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और उस वक्त आइसलैंड भी ऑलमोस्ट डूब चुका था। मुझे इस बात पे बिलीव नहीं कि डैड ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया होगा। लिटिल जिंग शुआन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से उस अरे का किसी और ने एडवांटेज उठा लिया था। क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया कि इस बुक में स्टार अरे के कुछ ही पेजेस हैं, यानी कि डैड ने ज्यादा स्टार अरे को स्टडी ही नहीं किया, उन्हें ऐसा करने पर किसी ने मैनिपुलेट किया ताकि वो इसे सीखे। जिस पर जिंग शुआन उसे कहता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, मुझे तो ग्रैंडपा हैंक के अलावा कोई भी याद नहीं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब जिंग शुआन अपने जहन पर जोर डालते हुए उस शख्स को याद करने की कोशिश कर रहा था
था, लेकिन बहुत ज्यादा याद करने के बाद भी उसे उस शख्स की शक्ल क्लियरली नजर नहीं आती, क्योंकि उस दिन जब वो क्लिफ से गिरा तो पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसका काफी फेस भी जल गया और साथ ही साथ उसकी काफी ज्यादा मेमोरीज भी ब्लर हो गई। लिटिल जिंगशुआन अब उसे कहता है कि अभी के लिए ये काम नहीं आने वाला, तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए। जो सुनते साथ ही जिंगशुआन ने दोबारा से उन पेजेस को देखना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसे एक हर्ब की पिक्चर नजर आ गई। वो उसे उठाकर देखते हुए कहता है, अरेज बनाने के लिए तो काफी मटेरियल रिक्वायर होता है, आखिर डैड को ये सारा मटेरियल कहाँ से मिला? अगर मैं डैड के फुट स्टेप को फॉलो करूँ तो जरूर मुझे कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। वैसे भी मैंने जो कुछ भी इतने सालों में सीखा है, मैं उससे एक छोटी सी अरे ही बना सकता हूँ जो कि किसी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो फिर डैड ने इतनी ज्यादा पावरफुल अरे कहाँ से सीखी? इसका मतलब वो सबके लिए डैड रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि वो किसी और का किया धरा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सिलियांग आइसलैंड के बाहर आ गया, जहाँ पर तुली उस लड़के को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का तुली से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई भी दवा नहीं पीऊंगा जिससे मुझे सब कुछ भूल जाए। जो सुनकर तुली कहती है, अच्छा ये बात है। ये कहते साथ ही तुली ने वो सारा का सारा पानी उसके मुंह पर ही फेंक दिया। अब पानी पड़ते साथ ही वो लड़का होश में आ चुका। तुली उससे सवाल करते हुए कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगा ही था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, तुम्हारा भी वही हिसाब है। उस लड़की के बाकी के क्रूज मेंबर्स भी वहीं पर ही मौजूद थे। वो लड़का अपने पास बैठे हुए एक आदमी को देखते हुए कहता है कि अंकल बिन, आप भी मारे गए? मैं तो बड़ी जवानी में ही मर गया, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वो आदमी से जवाब देते हुए कहता है कि यंग मास्टर खुश हो जाए, हम दोनों ही जिंदा हैं, हमें इस लड़की ने बचा लिया था। वो लड़का तुली का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही साथ वो अंकल बिन से कहता है कि अंकल बिन, पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा थका थका महसूस कर रहा हूँ। जिस पर तुली उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि तुम पानी में डूब चुके थे, अगर मैं थोड़ी देर ही ना आती तो तुम मर जाते, तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो बीट ब्रेस्टर निकालते हुए उस लड़के के सामने करके कहती है कि क्या ये तुम्हारा है? मुझे ये पानी में तैरता हुआ मिला। जिसे देखकर वो लड़का और अंकल तो दोनों ही हैरान होकर वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए अब तुली से कहते हैं कि हाँ यार, ये हमारा ही है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत शुक्रिया, तुमने इसे भी ढूंढ लिया। ये कहते साथ ही तुली यहाँ से चलेगी। अब अंकल बिन सामने की तरफ इशारा करके उस लड़के को कुछ दिखाना चाह रहे थे, जिसे देखते साथ ही वो लड़का कहता है कि दो चमकती हुई चीजें क्या है? अंकल बिन कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये दो सूरज हैं। वो जो सुनकर वो लड़का तो हैरानी से कहता है कि क्या हमने सच में फेरीलैंड को ढूंढ लिया? अभी तक तो इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तुम उस लड़की से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी तुली भी इनके पास कुछ खाना लेकर आ गई। वो इसे एक ब्रेड देते हुए कहती है कि तुम ये खा सकते हो। ये लड़का तुली से उसका नाम पूछते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारा प्यारा नाम जान सकता हूँ? तुली भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझे ली कहकर पुकार सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम आखिर आए कहाँ से हो? अब वो लड़के ने भी अपना नाम बता दिया। वो कहता है कि मेरा नाम है श्याओजी और मैं सेलिंग करता हूँ। इससे आगे कुछ वो बता पाता। अंकल बिन खांसने का नाटक करते हुए उसे कुछ इशारा कर देते हैं, जिसके बाद वो बात को बदलते हुए कहता है, हम बिजनेस के लिए सेलिंग कर रहे थे कि रास्ते में एक स्टॉर्म आ गया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर भटकते हुए आ गए। वो तो तुम्हारा शुक्रिया जिसने हमारी जानें बचा ली। साथ ही साथ वो बताता है कि मेरा घर लियांग स्टेट में है। जो सुनकर तुली कहती है कि लियांग स्टेट, मैंने तो कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना, क्या तुम लोग उस डायरेक्शन से आए थे? अब तुली हैरत से सवाल करते हुए उनसे कहती है कि क्या तुम लोग मोटल्स हो? पहले तो श्याओजी को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते कि हम सभी मोटल्स हैं, इस बात का क्या मकसद हुआ कि तुम लोग मोटल्स हो? अंकल बिन अब दोबारा से उसे इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसकी बात का ये मतलब था। श्याओजी भी अब समझ चुका। वो तुली से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम फेरी हो, इसीलिए तो तुम इतनी अच्छी और प्यारी हो? तुली उनसे कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं भी तुम्हारी तरह एक मॉडल ही हूँ। अंकल बिन उससे सवाल करते हुए कहते हैं, अगर तुम एक मॉडल हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो कि अभी हम कहाँ पर हैं? जिस पर तुली उन्हें बताती है कि हम लोग हैं द आइसलैंड ऑफ सिलियांग में। उन्हें ये सब बताने के बाद हम देखते हैं कि तुली वापस से टाउन की तरफ रवाना हो गई। यहाँ किनारे पर हम देखते हैं कि चैंगरोंग अपने कुछ साथियों के साथ तुली का इंतजार कर रहा था। उसके साथी तो बिल्कुल चट्टानों के साथ साथ चिपक चिपक के चल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो जरा सा भी पानी के कांटेक्ट में आए तो वैसे ही मारे जाएंगे। इसीलिए वो चैंगरोंग से भी कह रहे थे कि चैंगरोंग इधर को आ जाओ, उधर बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन चैंगरोंग तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत ही डरपोक हो, इतना दूर है पानी और तुम लोग इससे डर रहे हो। तुम्हारी इन सारी बातों से तंग आ चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ते हुए यहाँ से दफा हो जाओ। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिंगडोंग कुछ बच्चों के साथ तुली का इंतजार कर रहा था। वो तुली को जिंदा और सलामत वापस आता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। नीचे की तरफ मौजूद चैंगरोंग का साथी भी तुली को इतनी बड़ी फिश के साथ देखते हुए कहता है कि इतनी बड़ी फिश आखिर इसे मिली कहाँ से? तभी उसके साथ वाला बंदा उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मास्टर कितनी बड़ी मुश्किल में है और तुम खुश हो रहे हो? तुली को ये फिश के साथ आता देख चैंगरोंग भी अब समझ चुका कि अब उसकी हार तय है, इसीलिए वो उदास होते हुए यहाँ से जाने लग गया। जबकि उसके वो दोनों चमचे पीछे से आवाजें लगा
आते हुए कह रहे थे कि मास्टर मास्टर रुक जाए, हमारे लिए रुक जाए, लेकिन चेंगरुक तो जमीन पर जोर जोर से पाँव मारते हुए वहाँ से चला गया। लिंगलोंग तुली से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर आउटर सी में क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आसमान सारा का सारा काला हो चुका। जिस पर तुली उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ वहाँ पर बारिश हो रही है ना, इसी वजह से ऐसा हुआ है। उसकी बात सुनते हुए लिंगलोंग कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, ऐसा तो कभी नहीं होता। जो सुनकर तुली उसे कहती है कि तुम इस बारे में ज्यादा ही सोच रहे हो, आज जो हम फिश देकर अपना जेट पैनल लेकर आए। फाइनली अब तुली को जेट पैनल मिल चुका था और वो उसे लेते हुए वापस से अपने घर की तरफ जाने लग गई। ये रास्ते में चेंगरोंग अपने उन्हीं साथियों के साथ तुली से वो जेट पैनल लेने के लिए पहुंच गया। चेंगरोंग तुली से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि वो जेट पैनल मेरे हवाले कर दो। जिस पर तुली उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें वो जेट पैनल कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने उसे बहुत मेहनत से हासिल किया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुझसे ये जेट पैनल मांगते वक्त। जिस पर चेंगरोंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे इस तरह की बातें कैसे ही कर सकती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक मॉडल होते हुए भी हमने यहाँ पर रखा और तुम उल्टा मेरे साथ फाइट कर रही हो, तुम्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। ये कहते साथ ही वो अपने दोनों बंदों से कहते हैं कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इससे जेट पैनल ले लो। वो दोनों ये सुनते साथ ही तुली से जेट पैनल लेने के लिए आगे बढ़ गए। तुली ने उन दोनों को ही डॉज कर लिया। वो नीचे बैठकर कहती है कि अंकल हैंक देखिए चेंगरोंग फिर से मुझे बुली कर रहा है, आप इसे खुद ही सजा दें। तुली के मुंह से बातें सुनने के बाद चेंगरोंग बगैर सोचे समझे ग्रीटिंग पोजीशन में बैठकर कहता है कि अंकल हैंक आप कैसे हैं। जब वो अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो वहाँ पर तो कोई नहीं था, जबकि तुली पीछे से भाग चुकी थी। चेंगरोंग को तो उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से से कहता है कि तुली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो तुली का पीछा करना शुरू हो गए। साथ ही साथ वो तुली पर अटैक्स किए जा रहा था, जिन सबको तुली भागते हुए डॉज कर रही थी। इससे चेंगरोंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुली को जकड़ लेता है। अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके धीरे धीरे तुली के पास आते हुए कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुली के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो उससे कहती है अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चेंगरोंग को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए वो तुली से कहता है कि मैं जेट पैनल लेने के बाद खुद ही उनके पास जाकर सॉरी कराऊंगा। ये कहते साथ ही वो तुली पर अपनी पावर्स की मदद से अटैक करके उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कैडेट चेंगरन आ गए, जो उसे रोकते हुए कहते हैं कि चेंगरोंग रुक जाओ, अगर तुम इस जेट पैनल को हासिल नहीं कर पाए तो फिर तुम इसे जबरदस्ती क्यों लेना चाह रहे हो। जिस पर चेंगरोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि डैड देखिए ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल चेंग भी समझ चुके ये बिल्कुल अपनी माँ पर गया है और ऐसे नहीं मानने वाला, इसीलिए वो तुली के पास आते हुए उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर तुली उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर अंकल चेंग कहते हैं कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा, अब काफी देर हो चुकी, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। जो सुनकर तुली भी घर की तरफ रवाना हो गई। जाते हुए तुली तो चेंगरोंग को मुंह बना कर गई, जिससे चेंगरोंग को तो काफी गुस्सा आ गया। वो दोबारा से तुली के पीछे जाने ही वाला था कि उसके डैड ने उसे रोक दिया। उससे कहते हैं कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर चेंगरोंग उससे कहता है डैड चले भी, अब उस बूढ़े आदमी से हमें डरने की क्या जरूरत है। अब अंकल चेंग उसे समझाते हुए कहते हैं अगर तुमने एल्डर हैंग के साथ पंगा किया इस बात से ज्यादा खुश नहीं होंगे, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर चेंगरोंग को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। से जाते हुए वो कह रहा था कि वैसे भी इस बूढ़े के पास कितने ही दिन बची हैं, जल्द ही मर जाएगा। उसका साथी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि मास्टर चुप हो जाएं, हम अंकल हैंग के घर के बहुत ही करीब हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंगशुआन पर आ गया, जो कि अभी भी उन्हें अरेस्ट को देखे जा रहा था। उस बुक पर कुछ मार्क्स भी बने हुए थे, जिन्हें देखते हुए जिंगशुआन कहता है कि आखिर इन मार्क्स का क्या मतलब है। तुली भी अब घर पहुंच चुकी थी, जो आते साथ ही कहती है कि ग्रैंडपा मैं घर आ गई। जिस पर जिंगशुआन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा अब हमें मालूम हो गया कि ग्रैंडपा हैंग और जिंगशुआन एक ही आदमी है। और जिंगशुआन ग्रैंडपा हैंग का रूप लेते हुए काफी सालों से तुली के साथ ही रह रहा था। अब तुली ग्रैंडपा हैंग को बताती है कि ग्रैंडपा हैंग आपको पता है कि आज मैंने जेट पैनल हासिल कर लिया, इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनती है, आप क्या खाना चाहेंगे। जिस पर जिंगशुआन जवाब देते हुए कहता है कि जो मर्जी बना लो। कहते साथ ही वो जिंगशुआन के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एल्डर फैंग भी आ गई, जिसे तुली ग्रीट करते हुए कहती है कि एल्डर फैंग आप यहाँ पर। जिस पर एल्डर फैंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर एल्डर हैंग से मिलने के लिए आई हूँ, मुझे उनसे मिलकर कुछ जरूरी बात करनी है। अब वो तुली की कंडीशन को देखते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। उनकी बात सुनकर तुली कहती है कि कुछ नहीं, बस माउंटेन पर मुझे एक बीस्ट मिल गया था, उसी की वजह से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई। इतनी देर में जिंगशुआन ने भी अपना रूप चेंज कर लिया था। वो एल्डर फैंग से कहता है अगर तुम यहाँ पर आ ही चुकी तो फिर मेरे साथ बैठ क्यों नहीं जाती। जो सुनकर एल्डर फैंग कहती है कि हाँ जरूर क्यों नहीं। जिसके बाद ये दोनों ही एल्डर हैंग के कमरे में बैठ गए, जहाँ पर तुली ने चाय सर्व कर रही थी। एल्डर फैंग यहाँ पर एल्डर हैंग से कहती है कि मैं बाकी सब एल्डर्स का मैसेज लेकर तुम्हारे लिए आई हूँ, अगर ये जरूरी ना होता तो मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करती। लेकिन एल्डर हैंग का तो एल्डर फैंग की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो मुसलसल तुली को ही देखे जा रहा था, क्योंकि तुली के बॉडी पर काफी ज्यादा जख्मों के निशान थे, जो बात एल्डर फैंग ने भी महसूस कर ली और वो उसे गुस्से से देख रही थी। इसीलिए एल्डर हैंग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दे। उसकी बात सुनकर एल्डर फैंग उससे
उसे कहती है कि लगता है तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हें बाहर आना जाना कम कर देना चाहिए और मेरी तरह ही डीप स्लीप में चले जाओ। एल्डर हैंक को मालूम था कि जब तक तुली यहाँ पर रहेगी वो कभी भी एल्डर फ्रैंक की बातों पर गौर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो तुली से कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर तुली यहाँ से जाने ही वाली थी कि उसकी नजर टेबल पर पड़ी बुक पर पड़ गई, जिसे देखते हुए कहती है कि ग्रैंडपा हैंक ये तो मेरी है। एल्डर हैंक उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये जमीन पर गिर गई थी और इसीलिए मैंने उसे उठाकर यहाँ पर रख दिया, तुम इसे लेकर जा सकती हो। इसके बाद वो उस बुक को लेते हुए अपने रूम में चली गई। वहाँ जाकर वो अपने जख्मों पर मरहम लगाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे जेट पैनल मिल गया। अब वो टाइनी क्यूब को हासिल करने की एक कदम आगे बढ़ चुकी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर चैंग मेंशन में आ जाता है, जहाँ पर चैंग वई चैंग रोंग को जेट पैनल ना लाने पर डांट रही थी। वो उसके कान को मोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो एक मॉडल गर्ल से हार कर यहाँ पर आ गए हो, तो आज तक कभी हमारे खानदान में नहीं हुआ, वो तुमने कर दिखाया है। चैंगरोंग अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि ये सब मेरी नहीं, डैड की गलती है, अगर डैड बीच में ना आते तो मैं आज वो जेट पैनल जरूर लेकर आता। तभी उसका बड़ा भाई चैंग शुआन बीच में आते हुए कहता है कि इन सब के लिए डैड को ब्लेम मत करो, जबकि इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी ही थी, उल्टा डैड ने तो तुम्हें एल्डर हैंक के सामने मजाक बनने से भी बचा लिया। चैंगरोंग अब चिढ़ते हुए अपने भाई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपने स्टडी रूम में। चैंग शुआन तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम के पास आकर उनसे कहता है कि मॉम ये देखे, मैंने आपके लिए एक न्यू परफ्यूम बनाया है। चैंग वई उसकी खुशबू को सूंघते हुए कहते हैं कि कितना अच्छा है, अब तो मुझे स्ट्रेस भी कम महसूस हो रहा है, मेरे बेटे तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद वो चैंगरोंग को कहती है कि तुम अपने भाई से ही कुछ सीख लो, हमेशा यहाँ वहाँ शरारतें ही करते रहते हो। इसके साथ ही चैंग वई कहती है कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, आखिर उस मॉडल गर्ल ने 7 मीटर लंबी मछली को पकड़ कैसे लिया, क्योंकि अकेले तो ऐसा वो कर ही नहीं सकती, क्या इसके और भी साथी हैं? तो सुनकर वो दोनों तो हैरान हो गए। अगर ऐसा है तो इस बारे में मुझे जल्दी से जल्दी फादर को बताना होगा। ये कहते साथ ही चैंग वई यहाँ से चली जाती है। चैंग वई के यहाँ से जाने के बाद चैंगरोंग अपने ब्रदर से कहता है कि मुझे परफ्यूम की बोतल दे दो, लेकिन चैंग शुआन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये लिंगची के लिए है। जो सुनकर चैंगरोंग उससे कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक लड़की मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है, मैं अब ये परफ्यूम तुमसे लेकर ही रहूंगा। ये कहते साथ ही वो उससे ये परफ्यूम की बोतल छीनने के लिए आगे बढ़ गया, जो देखकर तो चैंग शुआन ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि मॉम देखिए, ये मेरे से परफ्यूम की बोतल ले रहा है। इसके बाद हम तुली को देखते हैं, जो कि कपड़ों को धोने के लिए जा रही थी कि तभी उसके कपड़ों से एक पेंडेंट निकलकर नीचे की तरफ गिर गया। वो उसे उठाकर देखते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है। फिर उसे याद आया कि शायद ये उसी बोट पर से ही आया होगा। अब वो उस पेंडेंट को उन्हीं कपड़ों के अंदर डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि तुली उन्हीं सेलर्स के लिए कुछ फ्रूट्स पैक कर रही थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओजी पर आ जाता है, जो कि उस स्पीड ब्रेसलेट को पकड़ते हुए यही याद कर रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। जब वो लोग मोटर रेलम में सफर कर रहे थे सीलियांग आइसलैंड को ढूंढने के लिए, लेकिन बहुत दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब वो तकरीबन मरने की हालत तक पहुंच ही चुके थे। शाओजी उसी बीट ब्रेसलेट को देखते हुए कहता है कि ये ब्रेसलेट बिल्कुल यूजलेस है, ये किसी गॉड ने नहीं दिया था। मॉम डैड, मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, मैं बेवकूफ था जिसने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं घर वापस भी नहीं आ सकता। ये कहते साथ ही वो गुस्से में उस ब्रेसलेट को पानी में फेंक देता है। ब्रेसलेट के पानी में जाते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम बदलने लग गया और वहाँ पे बारिश होना शुरू होगी, जो देखकर सब लोग ये खुश हो गए कि अब हम लोग बच जाएंगे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो चुका था। देखते साथ ही ये लोग बहुत ज्यादा डर गए, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब सीन वापस में प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर शाओजी अभी भी उस बीट ब्रेसलेट को देख रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने आज तक कितनी मेहनत की, लेकिन उससे कुछ नहीं बना, लेकिन जैसे ही मैंने इस बीट ब्रेसलेट को पानी में फेंका तो हम यहाँ पर आ गए, मुझे ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था। अब अंकल बेन शाओजी के पास आकर उसे पानी का एक प्याला देते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि सीलियांग आइसलैंड यहाँ कहीं आसपास ही होगा, आपको अपने मॉम और डैड की जान बचाने के लिए मोटल की रेजिडेंस को ढूंढना ही होगा। जो सुनकर शाओजी कहता है कि हाँ, मुझे अपने मॉम डैड को किसी भी कीमत पर बचाना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब अंकल बेन उससे कहते हैं कि हमारे पास ना तो खाना है और ना ही पानी, और वो यंग लेडी हमारी इकलौती उम्मीद है, और तुम तो लेडीज के साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हो, तो तुम्हें अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, जिसके लिए शाओजी भी एग्री हो चुका, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेंग शुआन और तुली पर आ गया। तुली अपने रूम में ही सोई हुई थी, जबकि जेंग शुआन उसके पास आके उसकी चोटों को हील करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तुली को पेन में नहीं देख सकता था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी तुली की एक ट्रांसपेरेंट बुक पर पड़ गई। इससे पहले कि वो उसे देख पाता, तुली नींद से जाग गई और वो उठकर चारों तरफ देखने लग गई, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ पर ग्रैंडपा हैंक खड़े थे, कि असल में जेंग शुआन ही था, और उसके हाथ में वही ट्रांसपेरेंट बुक भी थी। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगशुआन अपने पेरेंट्स को बेगुनाह साबित करना चाहता था, इसके लिए वो हर तरह से अपनी पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर तुली की भी मुलाकात कुछ मॉर्टल से हो गई जिनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। वो तुली का इस्तेमाल करते हुए सीलियांग आइसलैंड आना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हो गया कि एल्डर हैंग और कोई नहीं बल्कि जिंगशुआन ही था, जो कि सालों से अपना भेष बदलते हुए आइसलैंड पर ही रह रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत लाइब्रेरी पवेलियन से हुई, जहाँ पर शुजिन और शुयैन आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। शुजिन शुयैन से सवाल करते हुए कहता है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर चैंग लाइब्रेरी पवेलियन में बगैर एल्डर की सील के कैसे दाखिल होता था। ये तो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। तभी वहाँ पर चैंग रोंग और चैंग रैंग भी आ गया। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने गलती से चैंग रोंग का नाम चैंग वई बोल दिया था, जबकि चैंग वई तो चैंग रोंग के छोटे बेटे का नाम है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलो दोबारा से स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैंग रैंग शुयैन और शुजिन को यहाँ पर देखते हुए कहता है कि आप लोग तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। एल्डर चैंग ने हमें यहाँ पर भेजा है ताकि हम आप लोगों की मदद कर सके। चैंग रोंग भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो कहती है कि चोर जितना भी शातिर क्यों ना हो, पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़कर जरूर ही जाता है, और वैसे भी यहाँ पर चीजों को छुपाना इतना आसान नहीं। चैंग रैन को तो पता चल गया था कि ये औरत तो यहाँ भी लड़ाई कराएगी, इसीलिए वो उसे लेते हुए ऊपर की तरफ जाने लग गया। ऊपर आने के बाद चैंग रोंग चैंग रैन पर भड़कते हुए कहती है कि तुम मुझे इस तरह खींचकर ऊपर क्यों ले आए, मुझे उनसे बात करनी थी। वो कमीने तो यहाँ पर रोज ही आते हैं, इसीलिए उन्होंने सारे के सारे सबूत मिटा दिए होंगे। उसकी सारी बातें सुनकर चैंग रोंग उससे कहता है कि मेरी जान इतना गुस्सा मत करो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा उन्होंने कुछ किया होगा, इसलिए तुम सोच समझ कर बोलो। इस बात से तो चैंग रोंग चिढ़ ही गई। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम उसे इसलिए डिफेंड कर रहे हो ना क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। चैंग रैंग बेचारा तो कहाँ जाए। वो चैंग रोंग से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम सिर्फ ज्यादा ही सोच रही हो। बात को बदलने के लिए चैंग रैंग कहता है कि चलो हजो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। इसके बाद इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। चैंग रोंग लाइब्रेरी पवेलियन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों को देखते हुए कहता है, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, कोई भी शख्स आसानी के साथ इन्हें नहीं तोड़ सकता। फिर ये कैसे टूट गई, यानी कि वो शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ वो चारों तरफ देखते हुए नोटिस करता है सबसे ज्यादा आग रिकॉर्ड बुक्स के चारों तरफ ही लगी थी, यानी कि एक्सप्लोजन यही हुआ होगा। वो ये सारी बातें अभी सोच ही रहा था कि तभी चैंग रोंग को वही डेस्टिनेशन बुक मिल गई। चैंग रोंग के हाथ में वो बुक देकर चैंग रैन भी उसके पास आ गया। अब उसने उसके हाथ से बुक लेते हुए खुद देखनी शुरू कर दी। चैंग रोंग उससे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। जिस पर चैंग रैन ने भी बताना शुरू कर दिया। वो उससे कहता है कि इस बुक में जितनी भी सोल्स थी वो अब सारी की सारी रिलीज हो चुकी। उसकी बात सुनकर चैंग रोंग कहती है कि अगर वो सारी की सारी सोल्स यहाँ से रिलीज हो चुकी तो फिर हमने क्यों नहीं देखी। फिर चैंग रैन उसे कहता है कि मेरे ख्याल से शायद उन सोल्स की कोई हिफाजत कर रहा है। जो सुनकर चैंग रोंग तो हैरान होगी। वो कहती है कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है, यहाँ पर तो ज्यादातर लोगों के पास पावर्स ही नहीं है, ये पक्का शू फैमिली का ही काम होगा। चैंग रोंग का इतना कहना ही था कि तभी वहाँ पर शुयैन और शुजिन भी आ गए। उन्होंने चैंग रोंग की ये बात सुन ली थी, इसलिए शुयैन उसे कहती है कि तुम अपनी जुबान संभाल कर बोला करो। अंकल चैंग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि नहीं इसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, आप गलत मत समझे। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी नोटिस किया, ये बाउंड्रीज गॉड्स ने बनाई थी ताकि रिकॉर्ड बुक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इनके चारों तरफ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि सन और मून के एसेंस को इस्तेमाल करते हुए हमेशा बनी रहती है। चैंग रोंग को तो ये सारी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो चैंग रैन को मारते हुए कह दिए कि तुम इसे सीधे तरह क्यों नहीं बताते हो, बातों को इतना ज्यादा घुमा क्यों रहे हो। उसकी बात सुनने के बाद चैंग रैन कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बाउंड्री पर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करे तभी अलार्म एक्टिवेट होगा ताकि इंचार्ज कोर्ट को खतरे के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मेरे ख्याल से जो भी पर्सन लाइब्रेरी पवेलियन में आया था उसने सोल्स को मारते हुए गलती से अलार्म को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन भी हो गया। शुयैन और शुजिन तो दोनों ही हैरान हो चुके, और शुजिन इसी हैरानगी के साथ कहता है कि हमने तो पवेलियन को अच्छे तरीके से सर्च किया था लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब कि वो पर्सन एक्सप्लोजन की वजह से जलकर मर गया होगा। जिस पर चैंग रोंग कहती है कि हमने कल पूरे आइसलैंड को चेक किया था, कोई भी पर्सन मिसिंग नहीं है, ना ही कोई जलकर इंजर्ड हुआ है। अब शुई ये बात सुनकर कहता है तो इसका क्या मतलब, वो पर्सन बिल्कुल सही सलामत यहाँ से निकल गया। हाँ ऐसा हो सकता है, चैंग रैन ने जवाब देते हुए कहा, अगर उसके पास एल्डर सील थी। चैंग रैन का ये कहना ही था कि इन दोनों औरतों ने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। चैंग रैन चैंग रोंग को पकड़ते हुए कहता है कि मेरी जान ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है। शुयिन भी चैंग रैन की बातों से एग्री नहीं था। वो कहता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर चैंग रैन जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। मेरा शक आप लोगों पर नहीं बल्कि एल्डर फैंग पर है, क्योंकि उसने अभी तक हमसे अपनी ट्रू पावर्स छुपाई हुई हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो हमारे सीलियांग आइसलैंड से बिलोंग भी नहीं करती, और 10 साल पहले जो डिजास्टर आया था उसके फौरन बाद ही एल्डर फैंग यहाँ पर आई। मुझे लगता है कि एल्डर फैंग का इस चीज से कोई लेना देना है। चैंग रैन की इस बात से
से शाओजिन भी एग्री था। एल्डर फैंग भी लाइब्रेरी पवेलियन के छत पर बैठी इन सारी बातों को सुन रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शू मेंशन पर आ गया, जहाँ पर चैंग शुआन लिंगशी से मिलने के लिए आया हुआ था। चैंग शुआन लिंगशी से सवाल करते हुए कहता है कि तुम उस एक्सप्लोजन के बारे में क्या सोचती हो, जिस पर लिंगशी जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आए हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इसी मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है। हकीकत में तो ऐसा ही था, लेकिन चैंग शुआन उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम पर पूरा यकीन है कि तुम्हारा उस एक्सप्लोजन से कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद लिंगशी की एक सर्वेंट उसके कान में आकर कुछ कहती है, जिसके बाद जिंगशी चैंग शुआन को ये कहते हुए जाने लगी कि मुझे एक जरूरी काम है, हम बाद में मिलेंगे। चैंग शुआन यहाँ पर लिंगशी के लिए एक परफ्यूम की बोतल लाया हुआ था, लेकिन वो उसे लिंगशी को दे नहीं पाया था, इसीलिए वो उसे उसकी सर्वेंट को देते हुए कहता है कि ये लिंगशी को दे देना। लिंगशी की सर्वेंट उसे वो परफ्यूम की बोतल देते हुए कहती है कि चैंग शुआन आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन लिंगशी को इस बात पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था। वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी फैमिली के ऑर्डर्स को ओबे कर रहा है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। असल में लिंगशी जरा भी चैंग शुआन को पसंद नहीं करती थी और ना ही वो उससे शादी करना चाहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंग शुआन पर आ गया, जो कि अभी भी उन्हीं स्टार फॉर्मेशन एरेज को ही देख रहा था, जिसे बहुत देर देखने के बाद उसे समझ आ गया कि एक स्टार एरे कंपाउंड सिस्टम था। ये सब जानने के बाद वो सोच में पड़ गया, क्या वो दोनों पर्सन सेम थे जिसने डैड को इतनी एडवांस स्टार एरे फॉर्मेशन बनाना सिखाया और साथ ही साथ इसमें रिक्वायर होने वाले मटेरियल्स को भी इकट्ठा करके दिया, या फिर वो दोनों अलग अलग थे। लाइब्रेरी पवेलियन को सबसे इजीली एक्सेस तो शू फैमिली कर सकती है, उनके लिए तो वहाँ से स्टार फॉर्मेशन एरे के रिकॉर्ड्स को लाना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। तो फिर आखिर डैड को मटेरियल्स कहाँ से मिले, ये सब जानने के लिए मुझे पवेलियन दोबारा से जाना ही होगा। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एल्डर फैंग एल्डर हैंग से मिलने के लिए आई हुई थी। इसीलिए जिंग शुआन फौरन से अपना रूप बदलते हुए एल्डर फैंग से मिलने के लिए बाहर आ गया। एल्डर फैंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने चारों तरफ इंफॉर्मेशन बिछा दी है, अब कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। जिंग शुआन उसकी ये बात सुनते साथ ही अपने असल रूप में वापस आ जाता है। इसके बाद ये दोनों ही मिलकर चाय पीने लग गए। एल्डर फैंग जिंग शुआन से कहती है कि अगर तुमने अपनी इसी तरह की हरकतें जारी रखी तो तुम जल्दी पकड़े जाओगे। मेरे ख्याल से तो मुझे खुद ही तुम्हें एल्डर्स के पास ले जाना चाहिए। जिंग शुआन तो बड़ा रिलैक्स होते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि पूरे आइसलैंड पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। जो सुनकर एल्डर फैंग कहती है कि तुम मेरे साथ हो या ना हो, मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। जिस पर जिंग शुआन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें इतना डर क्यों है मेरे एक्सपोज्ड हो जाने का, क्या आपको मेरी फिक्र है? एल्डर फैंग कहती है कि तुम ये बात मत भूलो, तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरी ही है, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना चाहिए। उसकी बात सुनकर जिंग शुआन उसे कहता है कि रिकॉर्ड बुक्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी पर्सन सिलियांग आइसलैंड में सजा काटने के लिए आएगा वो ना तो उड़ सकेगा, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी मॉर्टल्स की तरह हो जाएगी। तुम चूंकि यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती, इसी वजह से तुम एक इमॉर्टल हो, साथ ही साथ तुम उड़ भी सकती हो, लेकिन मैं यहीं से बिलोंग करने के बावजूद भी उड़ भी सकता हूँ और साथ ही साथ इमॉर्टल भी हूँ, इसलिए तुम्हारे प्लान को मेरे अलावा कोई भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर एल्डर फैंग कहती है, तुम तो बड़े होने के साथ साथ समझदार भी हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तूली पर आ जाता है, जो कि अपने सीक्रेट बेस से अपनी बचपन की कुछ चीजें लाकर शियाओजी को दिखा रही थी। तभी उसकी नजर तूली के कपड़ों पर बने हुए डिजाइन पर पड़ गई, जिसे वो गौर से देखने लग गया। तूली तो उसका कुछ और ही मतलब समझ गई, उसे लगता है कि जैसे वो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो गया। यहाँ पर जिंग शुआन एल्डर फैंग से कह रहा था कि मैं किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स का नाम साफ करके ही रहूंगा। जो सुनकर एल्डर फैंग उसे कहती है कि अब तो वो लोग मर चुके हैं, तो फिर उनके नाम को क्लियर करने का क्या ही फायदा। जिंग शुआन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि वो मेरे पेरेंट्स थे, जिसने भी उनके साथ ये सब किया उसे इसकी सजा मिलेगी। कहते साथ ही वो टी का कप तोड़ देता है, जो देखकर एल्डर फैंग को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज कर देती है। जिसके बाद वो जिंग शुआन से कहती है कि तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। अगर तुम सच्चाई को जान भी लेते हो, अगर लास्ट में तुम्हें पता चला कि सारी की सारी गलती तुम्हारे पेरेंट्स की ही थी, तो फिर? जिंग शुआन को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एल्डर फैंग को जवाब देते हुए कहता है कि मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। तुम मेरी इस काम में मदद करो, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। एल्डर फैंग मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मैं इसके लिए मना कर दूं तो? जिंग शुआन कहता है कि तुम अभी के लिए ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है, सब लोगों को यही लगता है कि पवेलियन के अंदर एक्सप्लोजन तुमने ही किया था। जब तक हम आइसलैंड से नहीं निकल जाते तुम एल्डर की पोजीशन पर ही रहना चाहोगी। तुम्हारे नाम को क्लियर करने में सिर्फ तुम्हारी मदद मैं ही कर सकता हूँ। अब एल्डर फैंग ने जिंग शुआन को गुस्से से देखना शुरू कर दिया, इसलिए जिंग शुआन उसे कहता है कि हम लोग एक डील कर लेते हैं, तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन से नहीं रोकोगी, बदले में मैं खुद को एक्सपोज नहीं करूंगा। ये कहते हुए जिंग शुआन बड़े कूल तरीके से यहाँ से जाने ही वाला था। तभी एल्डर फैंग उसे कहती है
है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाद तुली का क्या होगा। अगर तुमने इस बात को एक्सपोज कर दिया कि तुम एल्डर हैंग नहीं बल्कि जिंगशुआन हो, तो सब लोग तुम्हारे साथ साथ उसे भी मार देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो पहले से ही तुली पर अपनी नजर जमाई हुई है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो एल्डर हैंग की वजह से उसे नहीं मार सकते। जब एल्डर हैंग ही नहीं होगा तो फिर तुली को मारने में क्या रुकावट। एल्डर हैंग की ये सारी बातें सुनकर जिंगशुआन तो परेशान ही हो गया और उसकी सारी की सारी खुशी पल में परेशानी में तब्दील हो गई। अब एल्डर हैंग उसके पास आते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी बहस करोगे। जिंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। इसके बाद एल्डर हैंग ने घर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना दी ताकि जिंगशुआन यहाँ से बाहर ना जा सके। एल्डर फैंग यहाँ से जाने से पहले जिंगशुआन से कहती है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि हमेशा अपने वीक पॉइंट्स को हाइड करो। इसके बाद हमें जिंगशुआन के बचपन का सीन दिखाया गया जहाँ वो एल्डर फैंग से सवाल करते हुए कहता है कि मैं आपकी तरह पावरफुल कैसे बन सकता हूँ। एल्डर फैंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि केयर करना बंद कर दो, क्योंकि केयर और लव ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान को खोखला बना देती हैं। इससे तुम अपने इमोशंस को हाइड करना सीखोगे ताकि कोई भी तुम्हारा दुश्मन इसका फायदा ना उठा सके। जिस पर जिंगशुआन मासूमियत से जवाब देते हुए कहता है तो क्या फिर मैं अपने पेरेंट्स को सेव कर पाऊंगा। जिस पर एल्डर फैंग गुस्से से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स सब मर चुके हैं, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, इसलिए तुम सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। एल्डर फैंग की बातें सुनते साथ ही जिंगशुआन याद करता है कि कैसे उसके पेरेंट्स और वो हंसी खुशी रहा करते थे। सब याद करते हुए जिंगशुआन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर तुली और श्याओजी पर आ जाता है। तुली श्याओजी से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो। श्याओजी तो यहाँ पर दर्द से कराहते हुए कहता है कि क्या तुम इंसान ही हो ना, इतनी जोर से कौन मारता है भला। जिस पर तुली उसे जवाब देते हुए कहती है अगर तुम मुझे यूँ ना घूरते तो फिर मैं तुम्हें ना मारती, इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी ही थी। श्याओजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब घूरा, मैं तो तुम्हारे कपड़ों पर बने हुए पैटर्न को देख रहा था। ऐसा सेम पैटर्न देखो अंकल बिन के कपड़ों पर भी बना हुआ है। अंकल बिन अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी लियांग स्टेट से हो, लेकिन इसके बारे में तो तुली को कुछ मालूम ही नहीं था। वो कहती है कि लियांग स्टेट, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ याद ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की बोट याद है, उसके बाद से ये आइसलैंड, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं जानती। और ये कपड़े तो मेरे बचपन के हैं जिसे मैंने मॉडिफाई करके पहना हुआ है, और बाकी ये सारी चीजें जितनी भी आपको बॉक्स में नजर आ रही है ये मेरे डैड की ही थी। अंकल बिन तुली की ये सारी बातें सुनने के बाद जिंगशुआन को इशारा करते हैं कि वो तुली को हौसला दे। इसके लिए उन्होंने इन दोनों को अकेला छोड़ दिया। श्याओजी को चूंकि आइसलैंड जाना था इसलिए उसे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वो तुली को चुप कराते हुए कहता है कि प्लीज तुम रो मत, जब तुम उदास होती हो तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुली अपने आंसू साफ करते हुए कहती है कि मैं तो नहीं रो रही, मैं तो खुश हूँ, और मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने जैसे मॉडल से मिल पाई, और अभी जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर श्याओजी उसे जवाब देते हुए कहते हैं अगर आज मेरे पास मेरा प्यारा आर्मर ना होता तो मैं मर ही जाता। तुली अब उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें आइंदा से कभी इस तरह से हर्ट नहीं करूंगी, प्लीज तुम मुझे ये बताओ कि हमारा होम टाउन कैसा दिखता है। जिस पर श्याओजी ने भी बताना शुरू कर दिया। वो बातों ही बातों में कहता है कि अफसोस अब हम अपने होम टाउन वापस नहीं जा सकेंगे, हमारी बोर्ड की हालत काफी खराब हो चुकी है। जो सुनकर तुली उससे कहती है कि तुम इस बारे में फिक्र ही ना करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। कहते साथ ही वो उन सबको एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर उसने एक बोर्ड को बनाया हुआ था। श्याओजी तो उस बोर्ड को देखते साथ ही खुश हो गया। अब वो तुली से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुमने इस बोर्ड को कैसे बनाया। जिस पर तुली कहती है कि मुझे इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन जैसे मुझे समझ आया मैंने वैसे ही बना दी। अंकल बिन अब उस बोर्ड को चेक करते हुए कहते हैं कि बोर्ड है तो काफी अच्छी, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं कि स्टॉर्म का मुकाबला कर सके। जो सुनकर तो तुली थोड़ा उदास होगी। श्याओजी उसके पास आते हुए उससे कहता है मेरी शिप बहुत ज्यादा बड़ी है, हम अपनी शिप के साथ ही तुम्हारी शिप को बांध देंगे, जिसके बाद तुम आराम से अपने घर जा पाओगी। तुली उसकी बात सुनते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। जिस पर श्याओजी उससे कहता है कि क्यों नहीं, तुम तो मेरे होम टाउन से ही बिलोंग करती हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर तुली तो बहुत ही खुश हो गई। वो कहती है कि बहुत अच्छा। उसकी बात सुनकर तुली तो बहुत ही खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। श्याओजी कहता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले मेरी शिप को रिपेयर करना होगा। तुली कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये देखो मेरे पास कितनी ज्यादा लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये लकड़ियाँ तुम्हें कम पड़ गई तो मैं तुम्हारे लिए आइसलैंड से लकड़ियाँ ले आऊंगी। लेकिन इन लोगों का तो इरादा कुछ और ही था, ये लोग तो खुद ही आइसलैंड पर जाना चाहते थे। अंकल बिन यहाँ पर दोबारा से श्याओजी को इशारा करता है। उसका इशारा श्याओजी भी समझ चुका। बड़े प्यार से तुली से कहता है हम तुमसे इतना ज्यादा काम कैसे करवा सकते हैं, जबकि हमारे पास तो इतने ज्यादा लोग भी हैं। ये काम उन पर छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ये कर देंगे, बस तुम हमें आइसलैंड तक ले जाओ, बाकी का काम हम खुद ही देख लेंगे। इस तरह से हम इमोर्टल से भी मिल पाएंगे, और ये बहुत ही रेयर चांस है, हम इस मौके को कैसे जाने दे सकते हैं। तुली उदास होते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक फैमिली की तरह समझती हूँ, लेकिन इमोर्टल ऐसा नहीं समझते। और
वो हम जैसे मोर्टल के साथ ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होते। सो तुम लोग के लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहीं पर हो। शाओजी इंसिस्ट करते हुए कहता है हम उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे जिसके बदले में वो हमारे साथ थोड़ा बहुत तो पोलाइट हो ही जाएंगे। तुली उसे कहती है कि वो हमें वैसे ही पसंद नहीं करते, इस बात का गिफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं। शाओजी उसे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम लोग वहाँ खुद ही चले जाएं? तुली उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इमोर्टल्स मोर्टल्स को हेट करते हैं और मैं तुम लोगों के लिए लकड़ियाँ लेकर यहीं पर आ जाऊंगी, तो तुम लोग मेरा यहीं पर इंतजार करना। अब मैं चलती हूँ क्योंकि ग्रैंडपा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, तुम लोग मेरा पीछा करने की हिम्मत भी ना करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अंकल बिन शाओजी को तंज करते हुए कहते हैं कि तुम तो लेडीज के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते थे, अब तुम्हें क्या हुआ? जिस पर शाओजी उनसे कहते हैं कि अंकल क्या आपको ये लड़की लगती भी है? इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंगशुआन पर आ जाता है जिसे तुली का एक नोट मिला। इस नोट में तुली ने लिखा हुआ था कि ग्रैंडपा अगर आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स खा लेना, हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। इसके बाद वो तुली के साथ अपने बचपन से लेकर अब तक बिताए हुए पलों को याद करता है। हाँ, हम तुली को देखते हैं जो रास्ते में आते हुए सोच रही थी कि आखिर वो वुड्स को कैसे इकट्ठा करे। अब उसके माइंड में एक प्लान आ गया कि वो फिश की ट्रेड करते हुए लोगों से वुड्स ले लेगी ताकि वो जल्द से जल्द शाओजी की शिप को रिपेयर कर सके। इधर जिंगशुआन भी लाइब्रेरी पवेलियन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो एल्डर फैंग की लगाई हुई सील को टच करते हुए कहता है कि क्या इन्हें सच में लगता है कि वो इस सील के साथ मुझे रोक पाएंगे? कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस सील को तोड़ दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शू मेंशन पर आ जाता है जहाँ पर शूजिन एल्डर यूमोहाई से कहता है कि आजकल तो चैंग फैमिली का रवैया बहुत ही ज्यादा बदला हुआ है, क्या हमें लिंगशी की शादी चैंगशुआन के साथ करनी चाहिए? एल्डर यूमोहाई तो यहाँ पर लिंगशी को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। कहती है कि हमारा असल मकसद ही यही है लिंगशी को वहाँ पर भेजने का, ताकि वो हमें बता सके कि आखिर वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन शूजिन को तो अभी भी अपनी बेटी की ही परवाह थी। वो एल्डर यूमोहाई से कहता है लिंगशी तो चैंगशुआन को पसंद ही नहीं करती, लेकिन एल्डर यूमोहाई को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि जब बात हमारी इज्जत की हो फिर उसकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। लिंगशी की चैंगशुआन से शादी हमारा हेवनली रेलम वापस लौटने के प्लान का एक हिस्सा है और वैसे भी चैंगशुआन तो एक अच्छा कैंडिडेट है। अब शुयिन दोबारा से सवाल करते हुए कहते हैं कि अगर हम ग्रेट रिडेम्पशन में पास हो गए तो फिर लिंगशी यहाँ पर अकेली क्या करेगी? हर एक के पास लौटने का एक चांस मौजूद है, लिंगशी को ये सब खुद के लिए करना होगा। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोगों को समझ आ रहा है ना कि मैं फैमिली के लिए क्या करना चाह रही हूँ। लिंगशी भी बाहर की तरफ खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसके डैड उसकी दोबारा से साइड लेते हुए कहते हैं कि क्या ये उस पर जुल्म नहीं होगा? इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाते लिंगशी दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ आ गई और आते साथ ही एल्डर यूमोहाई के सामने बैठ गई। एल्डर यूमोहाई अब उसे कहती है कि हमारी फैमिली ने यहाँ पर कई सौ साल स्ट्रगल की है, ग्रेट रिडेम्पशन जल्दी ही होगा, ये हमारे पास आखिरी चांस होगा हेवनली रेलम जाने का, तुम्हें ये सब अपनी फैमिली के लिए करना ही होगा। लिंगशी अपने ग्रैंडमा की ये सारी बातें सुनते साथ ही कहती है कि मैं अपनी फैमिली के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज आप ये मैरिज अगले साल कर लीजिएगा। लेकिन एल्डर यूमोहाई तो कुछ भी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? हम लोग चैंग फैमिली पर नजर रखना चाहते हैं और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, इसीलिए मेरा प्लान खराब मत करो। और जैसे ही देवताओं की पूजा वाली रस्म खत्म होगी उसके बाद ही तुम्हारी शादी है। जो सुनकर तो लिंगशी के मॉम और डैड दोनों ही हैरान हो गए। लिंगशी के फादर और मदर दोनों ही इसके लिए एग्री नहीं थे। उन्हें ना चाहते हुए भी एल्डर यूमोहाई की बात माननी पड़ी। इसके बाद एल्डर यूमोहाई ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि मुझे ये बात दोबारा तुम लोग को रिपीट ना करनी पड़े और मजीद इस बारे में मैं कोई भी डिस्कशन नहीं चाहती। हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी से जल्दी शादी की तैयारियां करना शुरू कर दो, क्योंकि ये मेरी इकलौती पोती की शादी होगी और मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड हो। लिंगशी तो अभी भी वहीं पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी। लिंगडोंग भी बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसे भी अपनी बहन के लिए अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंगशुआन पर आ गया जो कि लाइब्रेरी पवेलियन पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद जिंगशुआन अलग अलग रिकॉर्ड बुक्स को देखते हुए डिफरेंट मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था। साथ ही साथ उसे ये भी मालूम हो गया कि कंपाउंड स्टार रे फॉर्मेशन बनाने के लिए चैंग्स फायर गेनोडर्मा की भी जरूरत होती है, वो भी बहुत ज्यादा तादाद में। वो ये सब अभी देख ही रहा था कि तभी उसने किसी के आने की आहट सुन ली और ये और कोई नहीं बल्कि अंकल चैंग ही थे। जिंगशुआन अब यहाँ से बचकर कहीं नहीं जा सकता था क्योंकि इसके लिए काफी देर हो चुकी। इसीलिए उसने एल्डर फैंग के दिए हुए पर की मदद से अपना रूप बदलते हुए शुयिन का रूप ले लिया। चैंगरेन शुयिन से सवाल करते हुए कहते हैं कि तुम इतनी लेट यहाँ पर क्या कर
कर रहे हो, जिस पर जिंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ पवेलियन में पहले हुआ वो दोबारा से हो। चैंगरेन अब उससे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला यहाँ पर, कोई सबूत वगैरह? जिंगशुआन उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगा कि रास्ते में जिंगशुआन को याद आया कि ये एक अच्छा मौका होगा चैंगरेन से सवाल करने का। इसीलिए वो चैंगरेन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें स्टार अरे फॉर्मेशन के बारे में पता है? चैंगरोंग कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी ये बात सुनकर जिंगशुआन कहता है तुम्हें उस अरे के बारे में पता ही होगा जो कि शैंग ने 10 साल पहले यूज की थी, वो भी एक स्टार अरे ही थी। चैंगरेन अब उससे कहता है कि तुम इस बारे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? इस बात को तो बहुत अरसा गुजर गया। जिंगशुआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। शैंग तो बहुत ही ज्यादा गरीब था और स्टार अरे में तो बहुत ज्यादा प्रीशियस मटेरियल रिक्वायर होते हैं, आखिर उसे ये सब मिले कहाँ से? मुझे नहीं लगता कि शैंग ने ये सब अकेले किया। चैंगरेन कहता है कि क्या पता उसने वो सारा मटेरियल चोरी किया हो। जिंगशुआन भी हार कहाँ ही मानने वाला था। वो उससे कहता है तो इसका मतलब वो लाइब्रेरी पवेलियन में बगैर किसी को पता लगे आया जाया करता था। साथ ही साथ उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत सारे जंगली पौधे और फायर गिनोडर्मा की जरूरत होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर इतनी सारी चीजें चोरी होती तो एल्डर चैंग और तुम्हारी वाइफ खामोश रहते। चैंगरेन अब मासूम बनते हुए कहता है कि मेरे भाई, तुम्हें तो पता ही है कि मैं तो उनका दामाद हूँ और वो इस तरह की जरूरी बातें मुझे नहीं बताते। जिंगशुआन अब उससे कहता है कि स्टार अरे बनाना तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर शैंग ने उसे अकेले कैसे कर लिया। चैंगरेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं उस बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता जिसके बारे में मुझे मालूम ही ना हो। अगर ये बात स्टार अरे के बारे में ही है तो फिर तुम मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रहे हो? तो तुम ही तो थे जो कि शैंग के लिए यहाँ से बुक उधार लेकर जाया करते थे। जो सुनकर जिंगशुआन अपने मन में कहता है अच्छा, तो वो शूजिन था जो कि डैड को बुक्स ला कर दिया करता था। जिंगशुआन चैंगरेन से और भी सवाल करना चाहता था लेकिन उसके पास बहुत ही कम टाइम रह गया क्योंकि चंद लम्हों बाद वो दोबारा से जिंगशुआन बन जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से ये कहता हुआ चला गया कि मोम मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, मुझे भी जाना चाहिए। शूजिन के यहाँ से जाने के बाद चैंगरेन को पास की कुछ मेमोरीज याद आई जहाँ पर शैंग उसे सवाल करते हुए कह रहा था क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी है? जिस पर चैंगरेन ने उसे जवाब देते हुए कहा था मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लोगे। इन सब से हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि शूजिन और चैंगरेन का जिंगशुआन के फादर की डेथ से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है और इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शाओजी पर आ गया जो कि अभी भी उसी बीट ब्रेसलेट को देख रहा था। तभी वहाँ पर अंकल बिन भी आ गए जो कि शाओजी से सवाल करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये बीट कहाँ से आया था? जिस पर जिंगशुआन उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, प्लीज आप मुझे बता दें। जिस पर अंकल बिन ने भी बताना शुरू कर दिया। 10 साल पहले एक पायरेट जो कि लियांग स्टेट से ही बिलोंग करता था, उसने ये बीट ब्रेसलेट मुझे दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि लीडर तुहाओ को किस्मत से एक पगोड़ा मिल गया जिसने उन्हें रास्ता दिखाया और वो सिलियांग आइसलैंड पहुंच गए। उस आइसलैंड का व्यू बहुत ही प्यारा था, साथ ही साथ हर चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी क्योंकि वहाँ पर इमोर्टल्स रहा करते थे। लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि आइसलैंड वाकई में है, उन्होंने मिंग हॉल का एक मॉडल बनाया और साथ ही साथ उसकी कुछ चाबियां भी। ये बीट ब्रेसलेट उसी की चाबियां हैं। अंकल बिन की ये सारी बातें सुनने के बाद शाओजी उनसे सवाल करते हुए कहते तो क्या इसका मतलब तुहाओ ही तुली के फादर थे? जिस पर अंकल बिन कहते हैं कि जैसा वो सब बता रही है उसके मुताबिक तो यही है कि वो उसी के ही फादर थे। जिंगशुआन कहता है कि लेकिन तुली ने तो कहा कि उसके फादर ने उसे आइसलैंड में छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आए। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता लेकिन हम इसी बात का इस्तेमाल करेंगे ताकि तुली हमें आइसलैंड तक ले जाए। तुली को तो सिलियांग आइसलैंड के बारे में सब मालूम है क्योंकि वो तो वहाँ कई सालों से रह रही है, इसीलिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करना होगा ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर सके। और जैसा कि तुली ने कहा कि उस दिन के बाद से कभी भी उसके फादर वापस नहीं आए और अब तुम्हारे पास उसके फादर के ये बीट्स हैं। यंग मास्टर, आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बताओ फिर हम आइसलैंड कब जा रहे हैं? उसकी बात का जवाब देते हुए शाओजी कहता है कि हम कुछ दिनों में ही आइसलैंड जाएंगे। जिस पर अंकल बेन उसे कहते हैं कि हमें रेस्ट करते हुए पहले ही काफी दिन गुजर चुके हैं, हम कल ही आइसलैंड जाएंगे। शाओजी उसे कहते हैं कि क्या हमें इतनी जल्दी करनी चाहिए? अंकल बेन उसे दोबारा से याद दिलाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने मॉम डैड से नहीं मिलना? उनकी ये बात सुनते साथ ही शाओजी खड़ा होकर उनसे कहता है कि अंकल बिन आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जिंगशुआन और तुली पर आ गया जहाँ पर जिंगशुआन एल्डर हैंग का रूप लेकर तुली से सवाल करते हुए कहता है आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थी? जिस पर तुली झूठ बोलते हुए कहती है कि ग्रैंडपा मैं जरा लिंगलोंग के साथ काम करवा रही थी इसीलिए मुझे घर आने पर देर हो गई। जिंगशुआन उससे कहता है कि मैं डेली बेसिस पर देख रहा हूँ कि तुम रोज ही घर लेट आती हो। तुली उसे कहती है कि ग्रैंडपा कल मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र न करें। इसके बाद वो जिंगशुआन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। असल में तुली
तूली जहाँ पर जिंगशुआन को एक गुड बाय लेटर देने के लिए आई थी कि अब वो चाहती थी कि वो सीलियांग आइसलैंड को छोड़कर वापस से अपने होम टाउन चली जाए। यहाँ पर उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी के लिए वो ग्रैंडपा हैंग को ये लेटर नहीं दे पाई। वो कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम उन्हें ये जरूर दे दूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ पर तूली जिंगशुआन से बचते हुए बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन जिंगशुआन तो उसे पहले ही देख चुका था। इसके बाद हम शाओजी को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ सीलियांग आइसलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था कि रास्ते में उसका पैर एक खोपड़ी पर पड़ गया, जिसे डरते हुए कहते हैं कि तुम लोग इसे फेरीलैंड कहते हो, ये तो मुझे कोई कब्रिस्तान लगता है। वैसे भी यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा फोग है, हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आखिर हम आइसलैंड को कैसे ढूंढेंगे। अंकल बिन उस खोपड़ी को देखते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये सब इमोर्टल्स ने किया होगा ताकि मोर्टल्स इस जगह से दूर रहें, यानी कि हम आइसलैंड के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तभी उनका एक साथी उन्हें दूर से आवाज लगाते हुए कहते हैं कि मुझे आइसलैंड नजर आ गया, इधर आ जाओ सब। यहाँ हैंग मैंशन में हम देखते हैं कि एल्डर फैंग जिंगशुआन से मिलने के लिए आई हुई थी, जो कि जिंगशुआन से कह रही थी कि कल तुम बाउंड्री को ब्रेक करते हुए बाहर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मेरे मना करने के बावजूद भी जिंगशुआन बात को बदलते हुए कहता है कि मैं वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं गया था, मैं तो सिर्फ एक्सक्लूसिव विंग्स के बारे में जानना चाहता था। वो एक फायर एलिमेंट का स्पेल है, जबकि मैं तो वाटर एलिमेंट से बिलोंग करता हूँ। एल्डर फैंग उससे कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर क्यों गए थे। जिंगशुआन को भी पता था कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उसने सच बताना शुरू कर दिया। कहता है कि मैं वहाँ पर फायर गेनोडर्मा के बारे में जानने के लिए गया था। वो उससे कहता है कि आप फायर गेनोडर्मा की मदद से दोबारा से डीप स्लीप में जा सकती हैं, रेन रिडेम्पशन के आने तक सिर्फ और सिर्फ फायर गेनोडर्मा की मदद से। क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? एल्डर फैंग उसे जवाब देते हुए कहती है कि उसे चुराना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन जिंगशुआन को तो किसी भी कीमत पर वो फायर गेनोडर्मा चाहिए ही था। वो एल्डर फैंग से कहता है कि अगर आपको एक्सक्लूसिव विंग्स चाहिए तो आपको मुझे फायर गेनोडर्मा लाकर देना ही होगा, जिसके लिए तो एल्डर फैंग भी मान गई। वो उसे धमकी देते हुए कहती है अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है। फाइनली शाओजी को भी सीलियांग आइसलैंड नजर आ गया। अंकल बिन और उसके बाकी साथी पीछे ही रुक गए, जबकि शाओजी आगे की तरफ चला जाता है। शाओजी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हमने ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी खुशी ज्यादा देर के लिए टिक पाएगी। यहाँ पर सीलियांग आइसलैंड में भी कुछ लोगों को पता चल चुका था कि मोर्टल्स भी इनके आइसलैंड की तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें देखने के लिए ये सब भी किनारे पर पहुँच गए। लिंगलोंग तो मोर्टल्स को देखकर खुश हो गया। वो कहता है कि और ज्यादा मोर्टल्स। वो तो खुशी से किनारे के और ज्यादा करीब जाने ही वाला था कि लिंगशी उसे रोकते हुए कहती है कि जाकर ग्रैंडमा को इस बारे में बता कर आओ। इसीलिए लिंगलोंग को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ा। शाओजी भी अब किनारे पर पहुँच चुका था जहाँ पर कुछ इमोर्टल्स खड़े थे। शाओजी का सर्वेंट उससे पूछता है कि क्या मास्टर ये सब फेरीज हैं? ये हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं? शाओजी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपना मुंह बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। अब शाओजी उन इमोर्टल्स के सामने ग्रीट करते हुए कहता है हम इस स्ट्रॉ में फंस गए थे और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। मुझे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आया। लेकिन वो इमोर्टल्स तो इनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देते। उसका सर्वेंट दोबारा से उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को हमारी बातें समझ आ रही हैं। शाओजी कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तूली भी तो हमारी जैसी लैंग्वेज बोल रही थी, फिर इन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा। उसका सर्वेंट उसे दोबारा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेरीज हैं। आपको इनके कपड़े देखकर पता नहीं चल रहा कि ये लोग कितने गरीब हैं। शाओजी अपने सर्वेंट की बात सुनकर सबकी तरफ देखने लग गया। वो कहता है कि हाँ ये सब तो ऑर्डिनरी से दिख रहे हैं। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लिंगशी पर पड़ गई, जिसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। वो उसे देखते हुए कह रहा था कि ये तो एक फेरी हो सकती है। शाओजी तो अभी भी लिंगशी के ख्यालों में ही मसरूफ था कि तभी इमोर्टल्स ने उन पर हल्ला बोल दिया। वो उन्हें मार पीट के पकड़ते हुए मीटिंग हॉल में ले गए। मार्केट में मौजूद तूली को भी अब इस बात की खबर हो गई, इसीलिए वो फौरन से मीटिंग हॉल की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ पर तूली और उसके फादर को एल्डर चैंग ने बंदी बनाया हुआ था। वहाँ पर बाकी सब एल्डर्स भी मौजूद थे। आज तूली दोबारा से सिचुएशन को फेस कर रही थी, क्योंकि एल्डर चैंग ने उसे आज भी बंदी बनाया हुआ था। चैंगरोंग शाओजी से मिलने वाले सारे सामान को चेक कर रही थी। वो अपने सर्वेंट से कहती है कि ये सारे सामान को अच्छे से चेक करो। शाओजी यहाँ तूली से कहता है कि मुझे लगता है शायद मोर्टल्स हमें पसंद नहीं करते, जिसका जवाब देते हुए तूली उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें इस बारे में पहले ही बताया था। चैंगरोंग उन दोनों पे गुस्सा करते हुए कहती है कि आपस में खुसर पुसर करना बंद करो, तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो अभी के अभी। तुम कौन हो और कहाँ से हो और यहाँ पर कैसे आए? शाओजी उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम है शाओजी और मैं लियांग स्टेट से आया हूँ। मैं अपने बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहा था और रास्ते में स्ट्रॉम आ गया, जिसकी वजह से हम भटकते हुए यहाँ पहुँचे। उसका ये जवाब सुनकर सब लोग ही हैरान हो गए, क्योंकि आज से 10 साल पहले तूली के फादर ने भी यही जवाब दिया था। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद चैंगरेन उनसे कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर एक्सीडेंटली आए थे तो तुम्हारी शिप और आदमी कहाँ पर हैं? यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए लेकर आओ। शाओजी उनसे कहता है कि मैं
आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बोट इस कंडीशन में नहीं कि वो यहाँ पर आ सके, इसीलिए उसे हमने आउटर सी में ही पार कर दिया। तूली भी शाओजी का साथ देते हुए कहती है कि अंकल चैंग, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि इसकी शिप वाकई में खराब थी, क्योंकि मैंने खुद देखी है। इसलिए चैंगरोंग तूली पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। शाओजी वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि आप सब तो इमोर्टल्स हैं, मैं एक मोर्टल होते हुए आप लोगों से झूठ भला कैसे बोल सकता हूँ। प्लीज आप आउटर सी में आकर हमारी शिप को ठीक कर दें ताकि हम यहाँ से जा सके। तूली को तो अच्छे से पता था कि इमोर्टल्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए वो शाओजी से कहती है कि इस तरह की नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। शाओजी उससे कहता है कि मैंने क्या गलत कहा है, मुझे भी बताओ। एल्डर चैंग तो वैसे भी मोर्टल्स को पसंद ही नहीं करते, इसीलिए वो कहता है कि रूल्स के मुताबिक जो भी मोर्टल्स आइसलैंड में आएगा उसे डुबाकर मार दिया जाए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर प्रॉब्लम से बचा जा सके। एल्डर चैंग की ये बात सुनकर शाओजी का तो मुंह खुला ही रह गया। चैंगरन एल्डर चैंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे ये लोग सस्पिशियस नहीं लगते, प्लीज आप इनकी जान बख्श दें, हो सकता है कि ये 10 साल पहले हुए डिजास्टर की मिस्ट्री सॉल्व करने में हमारी कुछ मदद कर दे। चैंगरन की ये सारी बातें सुनकर एल्डर चैंग को गुस्सा आ गया। आज से 10 साल पहले शू फैमिली की इसी नरमी की वजह से हमें इतने बड़े डिजास्टर का सामना करना पड़ा, और तुम चाहते हो कि मैं वो दोबारा से होने दूं? मुझे लगता है कि ये तूली ही इन मोर्टल्स को यहाँ पर लेकर आई है। हाँ, इन लोगों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी। तभी मौका पाते ही चैंगरन शुयिन के पास आ गया और उससे कहता है कि मैं तुमसे स्टार अरे के बारे में और ज्यादा बात करना चाहूंगा। शुयिन उसे सवाल करते हुए कहता है कि स्टार अरे, आखिर हमने इस बारे में कब बात की? जिस पर चैंगरन उसे जवाब देते हुए कहता है कि लाइब्रेरी पवेलियन में। शुयिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ याद नहीं, जिससे चैंगरन को भी थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि वो शुयिन नहीं था। अब शुयिन उसे सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें अचानक से स्टार अरे के बारे में याद क्यों आ गया? जिस पर चैंगरन बात को बदलते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस पुराने दिनों के बारे में याद कर रहा था और मुझे समझ नहीं आया कि ये रियलिटी है या फिर ड्रीम। चलो खैर जाने दो। ये कहते ही चैंगरन वहाँ से चला गया। फिर आखिर वो शख्स कौन था? इमोर्टल्स तो यहाँ पर आने के बाद ना तो किसी का रूप ले सकते हैं, न ही उनके पास डिवाइन आइज है, न ही वो ब्लाइंड साइडिंग कर सकते हैं और न ही वो उड़ सकते थे। लेकिन हम में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जो कि ये दोनों ही चीजें परफॉर्म कर सकती है, एल्डर फेंग मियान। आखिर ये मुझसे स्टार रेस के बारे में क्यों पूछना चाह रही थी? लेकिन इसका इस बात से क्या ताल्लुक कि 10 साल पहले क्या हुआ था? इधर हम चैंगरोंग को देखते हैं जो कि इन सब बातों से अनजान अपने फादर से कहती है कि फादर जल्दी से कोई फैसला करें, जिस पर एल्डर चैंग कहते हैं कि ये दोनों ही मॉर्टल्स हैं, इन्हें मार दिया जाए। अपने फादर की ये बात सुनते साथ ही चैंगरोंग भी इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ गई। साथ ही साथ वो ये कह रही थी कि देखते हैं कि तुम लोग को बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है, किसमें हिम्मत है जो कि मुझे रोक सके। तभी पीछे से आवाज आती है कि मुझ में, और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर तूली को बचाने के लिए कौन आया था और किसमें हिम्मत है जो कि चैंगरोंग के सामने आकर खड़ा हो जाए।